नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। ओसी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द नेचर, पर्पस एंड द स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये वाला पूरा चैप्टर हम अच्छे समझेंगे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगी इसके अंदर, और उसके बाद जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे तब मैं आपको आफ्टर चैप्टर बता दूंगी, सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक योर एग्जाम। तो चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि ओसी दैट मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये जो है वो पूरी की पूरी बातें बिजनेस के रिलेटेड करेंगे, है ना। जैसे आपको पता है कि अकाउंट्स आया है, इकोनॉमिक्स आया है, बिजनेस स्टडी आया है। तो ये जो तीन आपके पास चीजें हैं, स्टैटिस्टिक्स तो चलो आपको फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है ही। ठीक है, तो ये जो तीन है वो तीनों चीजें आपको बिजनेस के बारे में बताती हैं। कि जैसे अकाउंट्स आपको बताता है कि किस तरीके से आपको हिसाब किताब रखना होता है, एंड वी टुक द फ्यू लेक्चर्स, तो आपको आइडिया हो चुका होगा अकाउंट्स के बारे में। इकोनॉमिक्स आपको बताता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, ठीक है, कितना सप्लाई है, तो आप उस हिसाब से अपना बिजनेस सोच सकते हैं। अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, वो आपको बताएगा कि आपको बिजनेस चलाना कैसे है। ठीक है, आपका मतलब कौन सी एक्टिविटीज को हम बिजनेस कहेंगे, कौन सी को नहीं कहेंगे, वो एक्टिविटीज को हमें किस तरीके से आगे चलाना है। तो कंप्लीट आपको एक स्ट्रेटेजी दी जाती है ताकि आप बिजनेस को चला पाए। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, कैसे आपको बिजनेस ग्रो करना है, मार्केटिंग करना है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, क्योंकि बिजनेस बहुत वाइड चीज है। एक दुकान खोल के बैठ गए उसको हम बिजनेस नहीं कहते हैं। ठीक है, वो तो एक पहला स्टेप होता है, फिर उसको चलाने के लिए और मार्केट अपना सिक्का जमाने के लिए, ठीक है, आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसके हिसाब से आपके पास ये वाला चैप्टर जो है वो आता है। देखो बेटा, जो भी आपके कॉमर्स के चैप्टर है ना, तो हमेशा आपको इन चैप्टर्स को इस तरीके से समझना है। ठीक है, इन तरीके से समझना कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिमाग में उस चीज को लेके करना। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत ज्यादा लाइव एग्जांपल्स दूं, जो आपके आसपास ऐसी घटना घटती हो तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब समझोगे ना तो आपको रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेल, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मतलब है क्या इस चैप्टर का, इसमें हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब पहली बात तो ये बता दो कि भैया बिजनेस है क्या, है ना। हम क्या बात कर रहे हैं कि भैया बिजनेस है क्या। देखो, बिजनेस जो है ना वो वर्ड से आया था, किस वर्ड से आया था, बिजी। ठीक है, बिजी मतलब कि किसी भी एक काम में आप व्यस्त होते हो। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी में, आई रिपीट, कोई भी एक्टिविटी में जब एक ह्यूमन बीइंग बिजी रहता है, बट याद करना वो एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए, वो एक्टिविटी वो होनी चाहिए जहां पे आपको पैसे अर्न करने हैं। ठीक है, तो द एक्टिविटी इन विच द ह्यूमन बीइंग गेट्स बिजी टू अर्न मनी। याद करना, टू अर्न मनी, तो मनी को अर्न करेंगे, और उस एक्टिविटी में जो भी ह्यूमन बीइंग बिजी रहता है उस इंसान को हम क्या उस इंसान को हम कहेंगे बिजनेसमैन, और जिस एक्टिविटी में वो व्यस्त है उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। बात समझ में आई। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि बिजनेस होता क्या है। ओके, तो बिजनेसमैन जैसे आपके पापा होंगे, ठीक है, आपके आस पड़ोस में जो लोग फैक्ट्री पे जाते हैं, ये करते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द बिजनेसमैन। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान देना कि जो बिजनेस होता है ना बेटा, ठीक है, याद करना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ये जो बिजनेस होता है ना, ये एक रेगुलर एक्टिविटी है। क्या है बेटा, ये एक रेगुलर एक्टिविटी है ना, ये एक रेगुलर एक्टिविटी है। मतलब ये कि आप रोजाना वो काम कर रहे हो टू अर्न द मनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया जैसे आप लोगों ने किया, भाई 10th के एग्जाम खत्म हो गया, अब मैंने 10th के बुक्स का कुछ काम है नहीं तो मैंने उसको बेच दिए। ठीक है, तो 10th के बुक्स आपने बेच दिया और आपको उसका पैसा आया, तो वो आपका पैसा तो आया, बट वो जो एक्टिविटी की दैट इज नॉट द बिजनेस। ठीक है, हाँ, बट आपके पास पुस्तकों की दुकान है और आप रोज दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और आप पुस्तकें बेचते हैं, तो दैट इज द बिजनेस। बात समझ में आई। ठीक है, तो जो एक्टिविटी रोजाना की जाती है, आपके पापा सुबह को उठ के तैयार होके रोजाना ऑफिस जाते होंगे, शॉप जाते होंगे, और फिर शाम को रात को वापस आते होंगे, तो ये उनका रोजाना की एक्टिविटी है। ठीक है, टीचर जो है वो स्कूल में आते हैं रोज पढ़ाने के लिए, डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल जाता है रोज, लॉयर जो है वो कोर्ट जाएगा रोज, तो वो रोजाना एक्टिविटी जो करते हैं। ठीक है, हालांकि वैसे टीचर डॉक्टर तो इस बिजनेस में आते नहीं है, बिकॉज दे आर कंसिडर एज अ प्रोफेशनल, सो आगे अपन डिवाइड करेंगे, बट आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को। ठीक है, आपके बगल में एक स्टेशनरी का शॉप होगा, तो वो जो अंकल होंगे वो सुबह आते हैं, ठीक है, दुकान खोलते होंगे 10 बजे और फिर रात को बंद करते होंगे, और पूरे दिन में जो भी उन्होंने काम किया जिसमें वो व्यस्त रहे, दैट इज कंसिडर एज अ बिजनेस, है ना। दूध की दुकान हो गई, है ना, स्टेशनरी की हो गई, किराना की हो गई, प्रोविजन स्टोर्स हो गए, ये सारे के सारे बिजनेस में आते हैं। अब बात समझ में है कि बिजनेस किसको बोलते हैं। ठीक है, आज हम बिजनेस करने जाएंगे तो वी शुड नो ना कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द टर्म। ठीक है, तो मैंने वो समझाया। तो चलिए, अब अगर हम कॉमर्स की एक्टिविटी के बेसिस से बात करते हैं, कॉमर्स मतलब कि
पैसे कमाने की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो हम कॉमर्स की एक्टिविटी की जब बात करेंगे तो हम लोग बिजनेस को, ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट में। आई वांट से हियर बिजनेस, ठीक है, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम टास्क कर रहे हैं, वो टास्क 2 में डिवाइड होता है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इतना पॉइंट क्लियर, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी इसका मतलब कि जैसे मैंने कहा कि कोई बंदा जो है वो काम कर रहा है, रेगुलरली वो काम कर रहा है टू अर्न द मनी, ठीक है, उसको कुछ बेनिफिट मिले, प्रॉफिट मिले वो एक्टिविटी करने से, तो उसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। सो अ पर्सन डज एन एक्टिविटी विद द एम ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है, मेन मकसद ही है पैसा कमाना, ठीक है, या तो फिर उसको पैसे की प्रॉफिट होना, लाइक इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, उसके घर में पैसा आएगा तो प्रॉफिट ही है ना, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कोई भी इंसान जो है जब वो पैदा होता है, आज तुम भी अगर स्टडी कर रहे हो तो आपका यही मकसद है कि भाई बड़े होके पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो मैन नीड्स मनी टू सेटिस्फाई ऑल हिज नीड्स, ठीक है। आज अगर हम लोगों को पैसे चाहिए तो क्यों चाहिए? ताकि हमारी जो जरूरतें हैं वो हम फुलफिल कर पाए, है ना। जरूरी नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ कि शौकियाना जरूरत है, ठीक है। आज सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम पेस्ट खरीद पाओगे, सुबह सुबह ब्रश करने के लिए ब्रश खरीद पाओगे, ठीक है। तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम डॉक्टर से दवाई ले सकते हो, वो दवाई अफोर्ड कर सकते हो। आज पैसे नहीं होंगे तो बेटा फिर दवाई भी तुमको मार के चली जाएगी, ठीक है। तो पैसे तो बड़ा जरूरी है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए पैसे चाहिए, हर एक चीज के लिए। एजुकेशन चाहिए तो पैसे चाहिए, ठीक है, बीमार हो तो पैसे चाहिए, आपको अगर स्वस्थ रहना है उसके लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है। अगर हम ये बोलेंगे मैम हम तो बीमार नहीं होंगे, हम तो डॉक्टर को पैसा नहीं देंगे, ठीक है, तो फिर अच्छा खाना खाओगे तो वो अच्छा खाना, वो फ्रूट खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, ये सब फ्री में तो कोई देगा नहीं आपको, लोग चार्ज करेंगे। बात समझ में आ रही? तो ये हमारी जरूरतें हैं, तो इन जरूरतों को फुलफिल करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और वो पैसा कमाने के लिए जो भी हम काम करेंगे उसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम आई क्लियर ना? समझ में आ गया बेटा? सो इन ऑर्डर टू गेट मनी ही नीड्स टू परफॉर्म सर्टन एक्टिविटीज, ही मतलब द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो पैसा कमाने, लाइक पैसे प्राप्त करने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सो वो जो एक्टिविटी जो भी परफॉर्म किया जाता है बाय अ मैन कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर्स इन रिटर्न्स अर्न्स मनी और से इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी बिजनेसमैन एक एक्टिविटी करेगा तो सिर्फ उसका यहाँ पे फायदा नहीं है, उसमें सामने वाले इंसान का भी फायदा है, ठीक है। जैसे कि आप स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हो और आपको फुल स्केप चाहिए, तो आप क्या करो, आपकी जरूरत है फुल स्केप की, ठीक है, तो आप उसको पैसा दोगे और वहां से फुल स्केप लेके आ गए, तो उसकी नीड खत्म हुई, उसको पैसा चाहिए था, उसने कमा लिया, आपकी भी नीड खत्म हुई, आपको फुल स्केप चाहिए था, आपको फुल स्केप मिल गई, है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस जो है वो चलाता एक बंदा है, बट सिर्फ उसी की ही बेनिफिट्स के लिए नहीं होता है, ठीक है। आसपास के जो लोग हैं उनकी भी जरूरतें उसमें से पूरी होती है, ये एक साइकिल चलती है, ठीक है। पूरा हमने आपने सुना टर्न ओवर करना, इट्स अ साइकिल, ओके। किराना के स्टोर पे जाओगे और आपको अगर दाल चाहिए तो आपने पैसे दिए और आप दाल लेके आ गए, अब वो पैसे वो अपनी नीड्स फुलफिल करने में लगेगा, और आपने जो दाल खरीदी वो आप अपने जो भूख लगी है, ठीक है, उसको आप बुझाने में यूज कर लोगे। आई होप आप क्लियर हो गए अभी ना इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैसों का लेन देन होता है। सो कुछ एग्जाम्पल भी हैं, आप देख लीजिए, जैसे कि अ फार्मर गेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो फार्मर को जो है वो बेनिफिट मिलेगा जब वो खेती बाड़ी अच्छे से करेगा, जो वीवर है उसको क्लोथ वीव करने पे मिलेगा, जो ब्लैक स्मिथ है उसको आयरन के आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने पे मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे लोग जो है वो सोसाइटी की नीड्स भी फुलफिल करते हैं और उसके बदले में वो उनसे पैसे चार्ज करते हैं। सिमिलरली डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर्स, ये जो है वो भी सोसाइटी की जो है नीड्स फुलफिल करते हैं, ठीक है। आज बच्चे को शिक्षित करना है तो टीचर जो है वो स्कूल में जाके पढ़ाती है, बच्चे को शिक्षित करती है, उसके बदले में वो उनसे सैलरी लेती है, ठीक है, तो बदले में उन्होंने पैसा लिया। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स ब्रिज बनाना, ये सब करना, तो वो हमारी आज इतने आप हाईवेज देख रहे हो, एक्सप्रेस देख रहे हो, आपके आसपास इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हमारी जरूरत है, हमें डेवलपमेंट करवाना है, सोसाइटी की नीड है, तो उसके बदले में वो पैसे ले रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब आप क्लियर हो चुके हो कि ये जो एक्टिविटीज की जाती हैं, बेसिकली दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ पे आपको हर एक काम के पीछे आपको पैसा मिलता है, और यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है बेटा, दीज आर द हार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। हार्ट बोलो, सोल बोलो, यही आत्मा है मॉडर्न वर्ल्ड की, ठीक है। यही तो डेवलपमेंट करना है हम लोगों को, यही डेवलपमेंट की वजह से एक कंट्री जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक चीज आप दिमाग में बिठा दीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि भैया कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, ओके। आज भगवान भी हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं दे रहे हैं, एक बात याद कर लेना, ठीक है। वो हमसे सामने वसूलेंगे वो सब चीजें। सिंपल एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो अगर हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, अगर तुमको ऑक्सीजन चाहिए तो तुम्हें सामने कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ेगा,
प्लांट्स को, तभी तो वो जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स हमारे सामने क्या कर लिया, प्लांट्स को खड़ा कर लिया भाई, ठीक है ये ह्यूमन बींग तुमको ऑक्सीजन देंगे, तुम वो ले सॉरी ह्यूमन बींग को तुम ऑक्सीजन दे देना और ह्यूमन बींग तुमको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो इस तरीके से इनहेलेशन प्लांट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हम करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सहेलेशन प्लांट करते हैं ऑक्सीजन और हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आया ना गिव एंड टेक का रिलेशनशिप। तो हर जगह पे बेटा याद करना गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा। कोई भी तुम्हारे ऊपर मेहरबानी नहीं करेगा, ये कोई भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। अगर जो काम करेंगे वो चार्ज करेंगे, सीधी सी बात, आज हम भी करेंगे ना, सीधी सी बात है। ठीक है, कौन फ्री में काम करेगा? तो फ्री वाला सिस्टम अभी रहा ही नहीं है। तो इसके लिए ही ठीक है इसको बोलते हैं कि इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में यही सब चलने वाला है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो भैया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा वो होते हैं व्हेन अ पर्सन डज एन एक्टिविटी विदाउट द एम ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, जो समाज सेवक होते हैं उनका ये होता है कि भैया हमें पैसे नहीं चाहिए, हम अपना अच्छा सा कर्म करेंगे, हमें कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट उसके अंदर नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे एनजीओस वगैरह होते हैं, चैरिटी ट्रस्ट होते हैं। ठीक है, और अगर वो चार्ज करते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो चार्ज करते भी तो वो इतना नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं, इतना नॉमिनल, वो भी इसके लिए कि भैया जो लाइट पंखा उन्होंने जलाया हुआ है उसके खाली बिल पे कर पाए। ठीक है, इस तरीके से फ्री में तो उनको तो सरकार फ्री में नहीं देने वाली लाइट पंखे। तो वो चीज है जैसे कि आपके यहाँ पे कोई ट्रस्ट वाला हॉस्पिटल हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिविल हॉस्पिटल होते हैं जो ट्रस्ट पे चलते हैं, ट्रस्ट गवर्नमेंट नहीं, मैं ट्रस्ट की बात कर रही हूँ। तो अगर वो आप जाओगे ना तो आपसे शायद 20 रुपए ले भी सकते हैं कि भैया 20 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे केस खुलवाने के लिए। बट उस 20 रुपए में डॉक्टर आपको देखेगा भी, आपको दवाइयां भी देगा, आपको बाहर कोई खर्चा नहीं करना, आपको दवाइयों के साथ 20 रुपए। ठीक है, तो अगर आपने पैसा दिया है बट वो पैसा फिर यूज हो जाएगा उसका कहाँ पर, अपनी थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, तो उसके लिए तो इट्स नॉट अ बेनिफिट, उनको वो पैसा बेनिफिशियल में नहीं जा रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, अपने घर पे नहीं लेके जा रहे, वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी लाइट फैन वगैरह जो है वहां पे जो इक्विपमेंट चाहिए उसी को ही वो उसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर जो हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, उसके अंदर ये जो एक्टिविटीज की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री की, ठीक है, मातृभूमि की सेवा करने के लिए की जाती है। सर्विंग द सोसाइटी, सर्विंग द कंट्री, कंपैशन, लव टुवर्ड्स द नेचर, ये सब चीज आ जाती है। ठीक है, अगर एक इंसान है वो जा रहा है और अपने बर्थडे में जो है वो 10 ट्री उगा के आ जा रहा है तो वो उसने कोई पैसे चार्ज नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे ठंडियों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं और गरीबों को कंबल बांट के आते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट संडे संडे अगर हम देखें तो वो गरीबों को खाना खिलाने जाते हैं, तो वो अपना खुद का पैसा खर्च कर रहे हैं, सामने गरीबों से कोई रुपया भी नहीं ले रहे वो। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे सोशल वर्कर्स एग्जांपल्स भी हैं बेटा। सोशल वर्कर जो है जो ऐसे कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, के ताकि सोसाइटी में एक इंसानियत बनी रहे और सोसाइटी थोड़ी सी ढंग से चले। जैसे माँ है, ठीक है, माँ अगर अपने बच्चे का ध्यान रखती है जब वो बीमार होता है तो ये हो गई एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। यहीं पे अगर हम घर पे नर्स रखेंगे तो पैसे लेगी, है ना, तो वो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट हमारी मम्मी हमारा ध्यान रखती है, हमारे खाने पीने का टेम्परेचर चेक करना, ये सब करना, तो उसके लिए वो तो कोई भी चार्ज नहीं करती है, तो वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात समझ में आई? इससे एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे कि अगर मैं इसी पे आऊंगी कि अगर आप होटल में जाते हैं और जो शेफ खाना बनाता है तो शेफ आपसे चार्ज लेता है ना, 500 रुपए सब्जी का है भैया दे के जाना, ऐसे तो नहीं जाना होना पड़ता, धोने पड़ेंगे। ठीक हो गया, दैट मीन्स वो आपको बिल पे करना है। बट यहीं पे जब हमें मम्मी हमारे खाना बनाती है तो क्या वो हमसे पैसे लेती है क्या? नहीं ना, खाना मम्मी बना रही है, शेफ भी तो खाना ही बना रहा था ना, और तो क्या कर रहा था। ठीक है, होटल में शेफ खाना बना रहा है, घर पे हमें मम्मी खाना बनाए, तो दे बोथ हैव द सेम एक्टिविटी टू परफॉर्म, बट वन पर्सन इज चार्जिंग एंड अनदर पर्सन इज डूइंग दिस फॉर द केयर, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मेरे बच्चों ने खाना खाया, पेट भर गया, तो मम्मी को आराम से नींद आएगी। ठीक है, तो वो एक सेल्फ लव मतलब कि लव फॉर द फैमिली, ठीक है, उसके लिए है, और वहां पे एक बिजनेस आ गया। ओके, तो शेफ के हिसाब से वो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी और मम्मी के हिसाब से हो गई वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात समझ में आई ना, क्लियर हुआ इसको मतलब? ठीक है, सो वॉलंटियर्स वर्किंग फॉर मेंटेनिंग यूनिटी इन द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। अब ये देखो एक से तो हो नहीं सकता ना, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है ना कि वो इस तरीके से वॉलंटियर्स अरेंज कर लेते हैं। वॉलंटियर मतलब कि बोलते कि भाई जिनको हमारे साथ आना है आ जाओ, तो ऐसे करके लोग जो है वो खुशी खुशी, ठीक है, बिना कोई क्या बोलते हैं स्वार्थ के वो चले जाते हैं और ऐसी एक्टिविटीज में एंगल्ड हो जाते हैं, और फिर वो कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जहाँ पे जो जरूरत पड़ती है वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम पे जो सोनू सूद थे, उन्होंने बिना कोई स्वार्थ के, है ना, बिना कोई स्वार्थ के उन्होंने एक एक्टिविटी की। क्या किया कि भैया जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है, उनको बस वगैरह हायर की। ठीक है, और उस बस में उन लोगों को बिठा के उनके गांव वगैरह
जो था, जो भी उनके घर था नेटिव प्लेस, वहां पे उनको पहुंचाया। अब सीधी सी बात है, बस वाले को पैसे देना, पेट्रोल का पैसा देना, ये सब करना, उनके खाने पीने का भी उन्हें ध्यान रखा, तो इन सब में उन्होंने पैसा तो गवाया मतलब कि अच्छे काम के लिए, पर उन्होंने पैसा दिया, ठीक है, पर क्या सामने से उनको पैसा मिला? नहीं मिला। तो ये हो जाएगा उनके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? ठीक है, चलिए। सो वॉलंटियर्स एक्सटेंडिंग देयर हेल्प टू पीपल अफेक्टेड बाय द नेचुरल। अब जैसे कि अर्थक्वेक आती है, सुनामी आती है, मैंने भी कोरोना का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो जो नेचुरल कैलामिटी होती है, तो इस तरीके से लोग जो है वो खुद ही एक दूसरे का हाथ जो है वो थाम के बाहर आ जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। सो एक फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं बच्चा जी हम लोग इसके अंदर, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका पहला है ऑब्जेक्टिव और वो ये कि भैया पैसे कमाने हैं, इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या है? ये एक सोशल सर्विस है, समाज की या देश की सेवा है, दैट्स इट। एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे प्रॉफिट, सैलरी, फीस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये सब चीजें आएगी। मतलब कि इकोनॉमिक, आज तुम अगर बिजनेस कर रहे हो ना, धंधा कर रहे हो, तो तुमको ये जाएगी मुझे प्रॉफिट मिले। अगर तुम कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको सैलरी मिले, ठीक है। टीचर वगैरह होगी या जो लॉयर होता है वो फीस चार्ज करता है, ठीक है। या तो फिर दूसरा होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ, कि भाई हम हमारा वेल्थ जो है वो इंक्रीज करें, ठीक है। आज एक दुकान है, कल 2 दुकान बनानी है, आज एक घर है, कल 2 घर बनाने, प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, एसेट्स खरीदेंगे, ये सब चीजें आएंगी। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में खाली एक ही एक्सपेक्टेशन होता है, वो ये है समाज की सेवा करना, और कोई इसके अंदर आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप के एक्टिविटी आ जाती है, एक तो बिजनेस आ जाता है, एक प्रोफेशन आ जाता है और एक एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे देखने वाले हैं, और इसमें कोई भी टाइप होता ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो टाइप। आपको जो काम आता है जाओ काम करो, लोगों की सेवा करो, मदद करो, बात खत्म। रिस्क और अनसर्टेनिटी, रिस्क मतलब कि बताया ना, ठीक है, पैसा आया तो आया, डूब गया, ठीक है, बिजनेस चला नहीं डूब गया। अनसर्टेनिटी मतलब कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, तो हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसके अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी भर भर के पड़ी रहती है, ठीक है। पूरा दिन दिमाग में टेंशन होता है, हे भगवान आज का इतना खर्चा निकालना है, इतने मेरे पास ग्राहक आने चाहिए तो मेरा खर्चा निकलेगा, मतलब वो चीज रहती है, ठीक। कंपटीशन है, बाहर मार्केट में कंपटीशन है, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, वो भी जितना हो उतना डिस्काउंटेड रेट में, ठीक है। इसके साथ कम्पीट करना है, उसके साथ कम्पीट करना है, 1000 चीजों के दिमाग में चीज चलती है। रिस्क आया ना, जैसे कोरोना आया था तो 3 महीने पूरे काम धंधे सब बंद हो गए थे, दैट वाज अ रिस्क एंड दैट वाज अ अनसर्टेनिटी, किसी को पता नहीं था इसकी बीमारी आएगी, ठीक है। कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, बहुत पहले टाइम पे अर्थक्वेक आ जाता है, तो दैट वाज अ अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस जब भी कुछ होता है ना, ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, या सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो बिजनेस पे पड़ता है, क्योंकि धंधे बंद कर लेते हैं ना, ठीक है, धंधा बंद कर दो भाई, बाकी चीजें बाद में हो जाती है, ओके। और नॉन इकोनॉमिक में तो कोई भी रिस्क और अनसर्टेनिटी है ही नहीं, ये तो उल्टा तब जगह के ऐसी कोई कैलामिटी आती है तो उसमें तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं ये वाली एक्टिविटीज वाले लोग, ठीक है। तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी तो होती नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ना बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें 3 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक तो हमारे पास रहेगा प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन मतलब जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इसको हम कहेंगे प्रोफेशन, ठीक है, जो एक बेसिकली स्पेसिफाइड स्किल्स लेते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। एक रहेगा बिजनेस, ठीक है, धंधा करना, सिंपल, ठीक है। और एक रहेगा एम्प्लॉयमेंट मतलब कि नौकरी करना, ठीक है, ओके। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाता है नौकरी, बिजनेस का मतलब है धंधा करना, और प्रोफेशन का मतलब है कि एक ट्रेंड और स्किल्ड काम करना, ठीक है, क्लियर। तो चलो अब सबसे बात करते हैं हम लोग प्रोफेशन के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है बच्चा, खाली ध्यान से सुनते जाओ, मस्त तरीके से मजा आ जाएगा। तो देखो बेटा, अब प्रोफेशन मतलब क्या होता है? तो वो इंसान, ठीक है, जो कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग लेता है, कुछ क्वालिफिकेशन वो लेता है ताकि वो काम, वो एक स्पेसिफिक सर्विस जो है वो सोसाइटी को दे पाए, और उस इंसान को हम कहते हैं प्रोफेशनल। एंड जो काम करता है उसको हम कहते हैं द वर्क ही डज, ठीक है, जो काम वो करता है उसको हम लोग कहते हैं उसका प्रोफेशन। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं दोबारा बता रही हूँ। तो जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, अब डॉक्टर ने उसके पास स्किल्स है, ठीक है, मतलब उसने उसका नॉलेज गेन किया, एमबीबीएस की पढ़ाई की या बीडीएस, जो भी दांतों का डॉक्टर दांतों का, ठीक है, बच्चों का डॉक्टर बच्चों का, तो उन्होंने उसका नॉलेज किया, उनको उस पर ट्रेनिंग ली, क्वालिफिकेशन डिग्री है ना, मतलब डिग्री ली उन्होंने,
डिग्री ली और अब वो सोसाइटी को वो स्पेसिफाइड जो भी उन्होंने डिग्री ली है वो सोसाइटी को उसके लिए सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रोफेशनल, ठीक है। और जो वो काम करते हैं उसको हम कहेंगे प्रोफेशन, ठीक है। जैसे लॉयर की बात करते हैं हम लोग, तो लॉयर जो है वो पूरा जो जर्नी रहेगा उसमें वो क्या करेंगे लॉयर कि भैया एक ट्रेनिंग लेंगे कि कैसे केस को लेना है, कैसे दलीलें रखनी है सामने कोर्ट में, ठीक है, कैसे केस को जिताना है, ये सब ट्रेनिंग लेंगे, उसका नॉलेज लेंगे, उसके अंदर कौन सी सेक्शन में कौन सा कौन से क्राइम में कौन सा सेक्शन लगता है, आईपीसी की धारा लगती है, ठीक है, उसमें कितने सजा होगी, कितना जुर्माना, ये पूरा नॉलेज लिया, उसके लिए ट्रेनिंग किया और फिर उसके बाद सोसाइटी में सर्व करने आ गए, ठीक है। तो जिन भी लोगों को तकलीफ होती है कि भैया इसने मेरे सो एंड सो का मर्डर कर लिया, ठीक है, इसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा पैसा खा लिया, ये मेरी प्रॉपर्टी हड़प के बैठा हुआ है, ठीक है, तो इस सारे मसले जो है वो कौन सुलझाएगा, लॉयर सुलझाएगा। वो टीचर डॉक्टर तो सुलझा नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रेनिंग उसने ली है, ठीक है, टीचर डॉक्टर ने ली है, तो वो जो है वो बंदा पूरे के पूरे मसले सुलझाएगा। तो दैट पर्सन हैज एक्वायर्ड द डिग्री, स्पेसिफाइड डिग्री, भाई एलएलबी कर लिया, ठीक है, या एलएलएम कर लिया, मास्टर इन लॉ कर लिया, और फिर वो सोसाइटी को सर्व कर रहा है। तो जो काम कर रहा है दैट इज द प्रोफेशन, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल। इसके लिए कई बार बोलते हैं बी प्रोफेशनल, ठीक है, मतलब कि जो डिग्री तुम्हारे पास है ना, तो ऐसी वो चीज लाइक उतना तुम्हें नॉलेज भी होना चाहिए, तो बी प्रोफेशनल ऐसे कहा जाता है। तो जिसके अंदर डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं ओवर एंड अबव एक्वायरिंग स्किल्स लेना, खुद को एजुकेट करना, अ प्रोफेशनल ऑल्सो नीड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर विद द बॉडी गवर्निंग दैट प्रोफेशन। बात समझ में आई क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भैया आपने स्किल्स ले ली, ठीक है, आपने एजुकेशन लिया, अब आपको स्किल्स और एजुकेशन के साथ साथ आपको अपने आप को एक जगह पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोफेशन को कैरी कर सकते हो। रजिस्टर करना मतलब कि जैसे कि हम बात करते हैं कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, ठीक है, तो सीए जो है वो अपने आप को रजिस्टर करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो होती है आईसीएआई। एक बार उसका नाम वहां पे आ गया, उसको लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस जब उसको मिलेगा, ठीक है, डिग्री मिल गई, सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइसेंस, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, वो जब उसको मिलेगा तब जाके वो सीए एज अ प्रोफेशनल किसी भी कंपनी में काम कर सकता है, ठीक है, अपनी खुद की कंपनी खोल सकता है। डॉक्टर की बात करते तो उनको लाइसेंस दिया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि सपोज किसी डॉक्टर ने जो है वो सही से ऑपरेशन नहीं किया या कुछ घपला किया व्हाट्सएवर, ठीक है, तो उसका लाइसेंस छीन जाता है ना, उस डॉक्टर का लाइसेंस छीन जाता है, उसको काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो वो कौन करेगा भाई, जैसे एम्स है, ठीक है, इतना बड़ा जो एम्स है वो डॉक्टर को बोलेगा अब तुम काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इंजीनियर्स जो हैं उनकी भी, अगर वो सड़क बना रहे हैं और पूरा अच्छे से किया, बनाया, बोल रहे हो अच्छे बनाया, और जैसे नहीं कैसे वो ब्रिज टूट जाती है, सड़क टूट जाती है, खड्डे पड़ जाते हैं, और अगर उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई तो फिर भैया वो बंदा तो गया काम से, ठीक है, तो इस तरीके से उस पर चार्ज लगाया जाएगा। तो उसका इंजीनियरिंग का लाइसेंस, टीचर्स जो होते हैं उनका एसोसिएशन होता है, उनका लाइसेंस। तो इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब ये कि जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी प्राइवेट नहीं होती, वो गवर्नमेंट बेस्ड होती है, जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, और उसके बाद वो खुद को प्रोफेशनल्स करार देकर कहीं पे काम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए नीड्स टू टेक मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने अभी बताया ना आपको, ठीक है, आईसीआई में इसको अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा, गेट रजिस्टर्ड, और फिर एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि अंडर द स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, तो जो रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बनाए होंगे, सबके लिए होते हैं वो रूल्स रेगुलेशंस, तो उनके अंडर ही उनको अपना काम करना है। अ प्रोफेशनल प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स, ठीक है, जो एक प्रोफेशनल होता है वो ऐसे प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है और उसके बदले में उनसे वो फीस चार्ज करता है, ठीक है। अ पर्सन कैन ऑल्सो ऑब्टेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एज एम्प्लॉय। अब उसके पास दो है, या तो अपना खुद का काम शुरू कर दे, या तो फिर वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कहीं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की तरह काम करे, वहां नौकरी करे, और उसको उसके बदले क्या दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, फिर फीस नहीं आएगी, फिर हम उसको फीस नहीं बोलेंगे, बात समझ में, ठीक है, तब फीस नहीं आएगा, तब सैलरी आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके अगर घर के बाहर डॉक्टर का क्लिनिक है, ठीक है, तो आप जब वहां पे इसको दिखाने गए डॉक्टर को, तो उन्होंने आपको बोला कि भैया ये बुखार है, इतना आपको फीस पे करना है, तो आपने फीस पे किया, भाई 200 रुपए एज अ कंसल्टेंट चार्ज आपने पे कर दिया, दैट्स फाइन। बट अगर आप जैसे कि अपोलो होता है ना, अपोलो है, SMS करके होता है, बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, ठीक है, तो अगर आप वहां पे जाते हैं
तो वहां पे आप जा रहे हो ट्रीट करवा, आपने तो पैसे दिए, बट आप वो पैसे कहाँ पे, तो बिल पे करना होता है, वो बिल कहाँ पे करेंगे हम लोग, फ्रंट डेस्क पे, जहाँ पे बिल पे किया जाता है, और हमने बिल पे कर लिया, हमें उसका रिसिप्ट मिल गया। अब यहाँ पे डॉक्टर को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहा है, ठीक है, खुद का क्लिनिक नहीं है, खुद का हॉस्पिटल नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनको पेमेंट देगी, तो वो सैलरी हो जाता है। तो डिफरेंस समझ में, फीस के अंदर और सैलरी के अंदर, ठीक है। आज अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही हैं तो उसको क्या मिलती है, यस एग्जैक्टली सैलरी। बट यहीं पे अगर एक टीचर ट्यूशन ले रही हैं, ठीक है, एक कोचिंग में, खुद का कोचिंग और कोचिंग में पढ़ा रही हैं, तो फिर क्या लेगी, फीस लेगी, ठीक है। आपको कोई भी टीचर जब होंगी तो आपको बोलेंगे बेटा आपकी फीस ले आना, आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको सैलरी देना, आपको फीस के लिए बोला जाएगा। बात समझ में आई, फीस और सैलरी का डिफरेंस समझ आया ना, ग्रेट। सो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर में ज्वाइन अ हॉस्पिटल एंड अ लॉयर में ज्वाइन अ लॉ फर्म, ठीक है, तो तब उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, एक फर्म ज्वाइन किया इसके लिए। चलिए अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। सो सबसे पहले बात करते हैं, अ प्रोफेशनल नीड्स टू ऑब्टेन, अब जो भी प्रोफेशनल होगा बंदा, सबसे पहली बात क्या है भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको जो है वो एक स्पेसिफाइड नॉलेज लेना पड़ेगा, स्किल्स हायर करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑपरेशन करना कोई मजाक होगा, ठीक है, जज के सामने दलीलें देना कोई मजाक है क्या, ठीक है, 100 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाना कोई मजाक है क्या, ठीक है। वो तो कहते ही टीचर को तो ये बोला जाता है ना भाई, वो तो डायनासोर के उसे झुंड में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, डायनासोर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल एजुकेशन लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को मेडिकल में जो सिखाया जाएगा कि भैया कैसे आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है। और प्रोफेशनल वर्किंग इंडिपेंडेंटली, देखो अब मैंने जो बोला ना वही आया कि अगर एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो वो क्या चार्ज करेगा, फीस चार्ज करेगा, ठीक है। अब वो फीस जो है वो डिपेंड करता है उसके प्रोफेशन के ऊपर, उसके स्किल्स के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। सिंपल सी बात है ना, बात समझ में आई ना। तो भैया देखो, एक अगर डॉक्टर है वो बहुत साल लग गए उसको, तो उसकी फीस हाई होगी, ठीक है। नॉलेज ज्यादा होगा तो उसकी फीस हाई होगी। एक किस्सा बताती हूँ मैं आपको, एक किस्सा ऐसा हुआ था कि ये एक्चुअली किस्सा मतलब रियल बात है। कुछ नासा का ही सुनने में आया था कि तब वहां पे एक कुछ जो उनकी मशीन थी, ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट मैं आपको तो कहानी बता के समझा रही हूँ, ठीक है। तो है ना, उसने मतलब वहां पे मशीन होकर खराब हो गई थी और सारे इंजीनियर्स बैठे थे, वो कुछ ठीक ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या खराबी हुई। और आपको पता है नासा के लिए 1 मिनट भी यूं वेस्ट हो जाए मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, पूरे कनेक्शन टूट जाते हैं, ठीक है। तो उनको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तब उनको पता चला कि एक बंदा है जो बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज है इसके अंदर, बहुत नॉलेज है, वो काफी सालों से इस मशीन के साथ काम कर रहा है। तो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया, ठीक है, उन्होंने उसको कांटेक्ट किया, वो बंदा आया विद इन 2 to 3 मिनट्स, ठीक है, पूरे 5 मिनट उस बंदे ने नहीं लिए होंगे, विद इन 2 to 3 मिनट्स वो जो भी मशीन थी ठक ठक करके वो ठीक कर दिया उसने, ठीक है, ठीक कर दिया। और कुछ समथिंग $1000 या उसके आसपास, उससे ज्यादा ही होगा, मुझे अमाउंट, और एक सच्ची घटना है, ठीक है। तो उसने कुछ बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए। तो वहां के लोग ने शौक किया, भाई आपने तो खाली 2 मिनट में काम किया है, ये सिर्फ 2 मिनट में आपने काम किया और आप हमसे, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के आप हमसे $1000 ले रहे हो, ठीक है, या $500 ले रहे हो। तो उसने बोला कि ये 2 मिनट जो मैंने काम किया ना, ये मेरी स्किल है। इंजीनियर तो आपके पास भी थे, ठीक है, 10 दिन से आप लगे पड़े थे, आपका काम नहीं हो रहा, तो मैंने 2 मिनट, तो मैं ये जो पैसे चार्ज कर रहा हूँ किसके चार्ज कर रहा हूँ, मेरी स्किल के चार्ज कर रहा हूँ। बात समझ में आई। तो ये जो मैं आपको किस्सा बताया वो किस्सा यही है, ठीक है, कि जो भी फीस होती है ना, ठीक है बेटा, वो फीस जो है वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा प्रोफेशन कैसा है, ठीक है, तुम कितने स्किल्डफुल हो, कितने साल तुम्हें हो गए, कितना नॉलेज और कितनी तुमने उसके अंदर एक्सपर्टीज करके रखी है, वहां से तुम्हारी फीस जो है, या कोई भी प्रोफेशनल जो है वो अपना फीस जो है वो चार्ज करता है। वेल जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बेटा इसका, उसका यही है कि भैया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोफेशनल इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब ये कतई मत समझना कि सेवा करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस मतलब सेवा दिमाग में आती है। सर्विस का मतलब होता है कि भैया कोई गुड्स नहीं दे रहे हैं, बट हम आपकी जो जरूरत है उसको पूरी कर रहे हैं, ठीक है। टीचर जो है वो नॉलेज दे रही है, डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट दे रहा है, लॉयर जो है वो आपको केस जितवा रहा है, ठीक है, इंजीनियर जो है वो आपको आलीशान घर दे रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। बट ये वाली चीजों में नॉर्मल क्या होता है ना, कोई आप दुकान पे गए, आपने 10 रुपए दिए तो 10 रुपए के सामने आपको पेन मिल रही है, ठीक है, वो होता है 10 रुपए के तुरतुरे देना दो, तो जो भी वो बच्चे ने 10 रुपए दिए उसको 10 रुपए की जगह तुरतुरे मिल गए, ठीक है, कुरकुरे मिल गए। तो पैसे दिए चीज आई। बट सर्विसेज के अंदर क्या होगा, पैसे दिए चीज नहीं मिलेगी,
ठीक है, चीज नहीं मिलेगी बट आपकी जो जरूरत थी ना वो फुलफिल हो गई। ठीक है, जैसे नॉलेज था तो आपको वो फुलफिल मिलेगा। नॉलेज तो इज नॉट अ गुड्स ना, वो तो नहीं होता। तो याद करना, सर्विसेज का मतलब होता है कि आपको जो भी डिमांड है, आपकी डिमांड सेटिस्फाई की जा रही है, उसको हम सर्विस कहते हैं। आपको कोई चीज नहीं दी जा रही है उसके अंदर। प्रोफेशन जो है उसको हम लोग एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है प्रोफेशनल। अब मार्केट में मंदी है या क्या, उसको डॉक्टर से क्या। आज अगर तुम बीमार पड़ोगे तो भैया तुम्हारे पास जेब में पैसे हो नहीं हो, उधार लेके भी तुम डॉक्टर के पास तो जाओगे ना। ठीक है, तो मंदी का डॉक्टर का कोई तो मतलब ही नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे प्रोफेशंस में दी लाइक प्रोफेशनल्स आर कंसिडर्ड एज एवरग्रीन एक्टिविटीज। ठीक है, जिनमें कभी भी मंदी नहीं आती है, कंपटीशन होता है, मंदी नहीं आती है। ठीक है, तो इसके इट इज एन इंडिपेंडेंट, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अ प्रोफेशन डज नॉट प्रोड्यूस टेंजिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, टेंजिबल मतलब क्या होता है बेटा? टेंजिबल मतलब कि वो प्रोडक्ट जिसको आप छू सकते हो। ठीक है, पेन है, छू लिया, आपके सामने मोबाइल आपने छू लिया, तो जो चीजों को हम छू लेते हैं उसको टेंजिबल बोलते हैं। और अभी भी मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन जो है वो क्या दे रहा है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि आपको कोई भी छूने वाली चीज नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टेंजिबल प्रोडक्ट्स, हाँ, बट प्रोवाइड सर्विसेज। एक लॉयर जो है वो केस के लिए लड़ेगा अपने क्लाइंट के लिए और उसको जस्टिस दिलाएगा, और उसके बदले में वो कस्टमर से, अपने क्लाइंट से जो है वो एक पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, एंड डॉक्टर जो है वो दवाई देगा आपकी डिजीज को ठीक करने के लिए। इनकम टैक्स, अगर सीए है जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, आपका इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो उसके लिए आपसे पैसा लेगा। तो ये सब सर्विसेज हो गए। सो मेरे ख्याल से भी अब क्लियर तो हो गया कि सर्विसेज होती क्या है। वेल, अ प्रोफेशन हैज टू अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान दे देना क्या बोल रहा है ये, दैट अ प्रोफेशन हैज टू अबाइड। अबाइड मतलब बेटा प्रॉमिस। ठीक है, अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि जो भी रूल्स प्रिंसिपल्स बनाए गए ना वो उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं। बिजनेस में ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, बिजनेस तो लाइक बापू जी नो, ऐसी बात है। ठीक है, बिजनेस के अंदर तो आपके खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना। ठीक है, बोलते हैं ना धंधा है, लाइक धंधा है पर धंधा है ये। ठीक है, तो धंधे के अंदर रूल्स रेगुलेशन खुद बनाते हैं, वो आपको कोई भी सरकार के से आपको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट प्रोफेशनल के अंदर सरकार से आपको रूल्स रेगुलेशंस मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल बोलूं मैं कि भैया सरकार ने बोला कि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है वो ट्यूशन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। अगर कोई टीचर लेता है तो उसको या तो उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा या उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट उसके लिए आता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट से हम लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, वो अबाइड होते हैं। ठीक है, अगर हमने उसका उल्लंघन किया तो हमें उसके लिए पनिशमेंट दिया जाता है। जस्ट लाइक बिजनेस। ठीक है, बिजनेस की तरह यहाँ पर भी आपको मॉनेटरी रिटर्न इज अनसर्टन इन द प्रोफेशन। ठीक है, हाँ, ये है कि मॉनेटरी रिटर्न जो है वो थोड़ा अनसर्टन होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो आ रहे हैं तुम्हारे पास तुम्हारी सर्विस लेने के लिए। ठीक है, वही मैटर करता है। आज अगर हम लोग बात करते हैं तो समझो कि आपके आसपास जो है वो बहुत सारे लॉयर्स हैं। ठीक है, अब सबके पास तो भीड़ नहीं होती, कुछ बेचारे तो बैठे होते कि बस एक क्लाइंट मिल जाए मेरे को। ठीक है, केस मेरे को लड़ने के लिए। किसी के पास लाइनों की लाइनें होती हैं क्लाइंट्स की। ठीक है, वो कहाँ से आया? वो आया कि कितने टाइम में उसने नाम कमाया, कितने केस वो उसने जीते होंगे, पुराना खिलाड़ी होगा तो भैया पूरा उसके अंडर होगा। एक नया लॉयर पैदा हुआ होगा तो उसको टाइम लगेगा ट्रस्ट बिल्ड करने में, क्योंकि ये ट्रस्ट की बात है ना बेटा। ठीक है, आज कोई केस है, तुम पे कोई आफत आई है, तो तुम हमेशा द बेस्ट लॉयर ढूंढोगे जो आपको जितवा पाए। ठीक है, आप ऐसा वैसा कोई लॉयर ढूंढोगे नहीं, तो ट्रस्ट की बात आती है। ठीक है, केस हार जाएंगे तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसके लिए कस्टमर पे डिपेंड करता है और कि तुम्हारे पास कितने आ रहे हैं, और वो कस्टमर्स जो है वो आपके लिए एक एक्टिविटी देंगे, दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट आपको उनसे मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी रहती है मॉनेटरी का, फिक्स कोई अमाउंट नहीं आता इसके अंदर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब आती बात हमारी बिजनेस की। ठीक है, तो प्रोफेशन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम बिजनेस क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखो अगेन, जो भी एक्टिविटी की जा रही है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम वेल्थ जनरेट करने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे बिजनेस। ठीक है, अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम बार बार प्रॉफिट अलग बोल रहे हैं, वेल्थ अलग बोल रहे हैं, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? देखो बेटा मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज कि भैया एक चीज बेची, सामने मेरे को पैसा मिला, मैंने वो खरीदा था 100 रुपए में, मैं बेच रही हूँ 120 में, तो वो 20 रुपए का मुनाफा हो गया, दैट इज अ प्रॉफिट, डन। ठीक है, वेल्थ जनरेट करना मतलब क्या होता है? ये कोई एक दिन की बात नहीं है। वेल्थ इज कंसिडर एज अ जर्नी ऑफ 5 ईयर्स, एज अ जर्नी ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, जो आपने 5 और 10 ईयर्स एक ही दुकान पे बैठकर
एक ही चीजों को बेचा है और उसमें से जो आपने प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट जब यूं मल्टीप्लाई होते 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 इतना हो जाएगा तो वो तुम्हारे लिए क्या देगा, वेल्थ देगा। ठीक है, एक पेन बेच के 20 रुपए कमा लिए, उस वो वाला इज नॉट अ वेल्थ, बट ये 20 जमा करते 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 करते, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे, तो उसमें जैसा जैसे आपने एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, आपने खरीदा और 3-4 महीने में उसके दाम जो है वो बहुत बढ़ गए, ठीक है, आपने खरीदा है 40 लाख का, अभी आपको मिल रहा है उसके लिए 70 लाख, तो यार 30 लाख का मुनाफा हो गया। तो ये 30 लाख आपके लिए क्या हो जा रहा है, वेल्थ क्रिएट हो रहा है आपका, है ना। इकट्ठे इतने सारे पैसे आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो ये कोई आपको एक या दिन में नहीं मिलता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ठीक है, ऐसा होता है। इसके लिए कहा जाता है, हमेशा याद करना, बिजनेस खोलोगे ना, हमेशा याद करना कि बिजनेस में कहा जाता है कि अगर आपको मार्केट में टिक के रहना है ना बेटा, तो 1000 दिन मान के चलो, अगर तुम 1000 दिन मार्केट में टिक गए, ठीक है, फिर तुमको कोई नहीं हरा सकता, फिर तुम्हारा प्रोग्रेस निश्चय है। वो 1000 दिन ना बहुत टफ होते हैं किसी भी एक नए बंदे को मार्केट में क्योंकि बहुत सारे शेर बैठे होते हैं ना आपको गिराने के लिए। तो इसके लिए आप में कितनी पोटेंशियल है, कितना स्किल है, लड़ने में कितनी कितनी ताकत है, कितना जज्बा है सामने, इसको कहते हैं हम लोग बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस के लिए कहा जाता है 1000 दिन। 1000 दिन मतलब एक साल होता है 365 डेज, ठीक है, 300 दिन भी गिनो, मतलब कि 3 साल, 2.5 से 3 साल अगर आप टिक के बैठ गए, तब तुम्हारा प्रोग्रेस जो है वो नक्की है। ठीक है, जस्ट द पॉइंट ऑफ आइडिया मैंने आपको बताया। चलिए, तो अब बिजनेस के अंदर हम बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा, अगेन इसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, 2 इसके अंदर जो है वो उम्मीदें पली भरी है। ठीक है, इसके अंदर एम है वो, एक तो ये कि भैया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। बड़ा सिंपल सी बात है भैया, इकोनॉमिक मतलब कि पैसा मिले, ठीक है, पैसा 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 पैसा, ठीक है, पैसा मिले। और दूसरा, आज तुमको पैसा कोई कौन क्यों देगा, किसी को तुमसे भला होना चाहिए तभी होगा ना, मतलब कि सोशल ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, हम किसी का भला करेंगे तो हमें उसके लिए पैसा मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की। सो बच्चा क्या होता है इसका मतलब, सबसे पहले आता है प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले आता है, एक ही ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, मुनाफा। ठीक है, तो जो की ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का वो है मुनाफा कमाना। ऐसे हिंदी वाले वर्जन मुनाफा है, तो मुनाफे में लगता है कि यार क्या बिजनेस है, प्रॉफिट प्रॉफिट बोलोगे ना, लगा हाँ ठीक है चलो सुन ही रहे हैं हम लोग मैम की बात। जब भी वो मुनाफा, ठीक है, नुकसान, ऐसे वो हिंदी वाले वर्ड आते हैं ना, ठीक है, वो बड़े मजेदार होते हैं। जैसे कि आपने ना अगर मेरा अशनीर जी जो है ना, अशनीर नाम है शायद, मैं भूल गई, जो भारत पे के फाउंडर है। ठीक है, तो मेरे को उनका लैंग्वेज सुनने बड़ा मजा आता है। ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक्स हिंदी, और हिंदी में वो ने धंधा, मुनाफा, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड, तो लगता है कि हाँ भाई हम बिजनेस की कैटेगरी में हैं, ठीक है, धंधा कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए ऐसे वर्ड सुनने में मजा भी आता है, समझने में भी आता है, और इंटरेस्टिंग भी लगता है, और ऐसा लगता है कि अपनापन, ठीक है, अपनापन महसूस होता है ये सब चीजें सुन के। तो चलो, तो भाई धंधे का एक ही उसूल है, क्या उसूल है कि भैया मुनाफा कमाना है और तो कुछ नहीं, है ना। और ये मुनाफा क्यों कमाना है, 2 चीजें हैं। एक तो भैया सर्वाइवल के लिए, ठीक है, जिंदा रहना है, उसके लिए घर परिवार लेके बैठे हो, ठीक है, माँ बाप हैं घर में, बीवी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन है, उनको खिलाना है, ग्रोथ करवाना है, उनके लिए आपको चाहिए पालन पोषण के लिए। और दूसरा, आपको अपने बिजनेस का ग्रोथ करना है। पूरी जिंदगी थोड़ी एक ही दुकान में पड़े रहोगे, ठीक है, सपने तो बहुत बड़े बड़े है ना, ठीक है, ये कमाना है, ठीक है, लैम्बोर्गिनी मेरे घर के बाहर होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, बड़े बड़े बंगले होने चाहिए, तो ये सब कहाँ से आएगा, बिजनेस से आएगा। तो बिजनेस को ग्रो करना तो जरूरी है। तो इसका मतलब ये कि प्रॉफिट आपको 2 चीजों में हेल्प करेगा, एक तो आपकी सर्वाइवल, ठीक है, अच्छे से जिंदगी जीना, और दूसरा आपके बिजनेस को ग्रो करने में। खाली ऐसा नहीं कि भैया पैसा है तो यहाँ पे घूमने जाओ, वहां पे घूमने जाओ, ऐश करो ना बाबा, कुछ पैसा ही आपको ऐश आराम में करना होता है, मैक्सिमम पैसा आपको बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में करना होता है। ये भी बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन अ वेरी मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड। ठीक है, हर आए दिन एक नई चीज आ जाती है, हर आए दिन एक नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, हर आए दिन एक नए रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आजकल तो लाइक जैसे हम लोग रील के स्वेप करते हैं, उससे तो ट्रेंडिंग भी स्वेप्ट होता जाता है। ठीक है, ठीक है, 2 महीने पहले कोई और फैशन ट्रेंड होगा, 2 महीने के अंदर पूरा फैशन ट्रेंड ही चेंज हो गया। ओके, तो पहले तो क्या होता था भाई, आपने ड्रेस ली है, जीन्स टॉप लिया है, तो वो सालों साल चलता था। अभी तो टॉपों के अंदर भी लूज टी शर्ट, टाइट टी शर्ट, फलाना टी शर्ट, डिंगरा टी शर्ट, ये सब चीजें आ गई है। ठीक है, स्लिम जीन्स, बैगी जीन्स एंड मैनी मोर चीजें। तो द पॉइंट इज दैट कि ये सब चीजें, ये सब ऐशआराम वाली चीजें, ठीक है, इसमें खर्च करना है, बट ऐसा नहीं कि इसी में खर्च करना है। ठीक है, हमें मैक्सिमम खर्च करना है हमारे बिजनेस के अंदर, बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है, उस चीज को याद करना। तो प्रॉफिट ही देखो, अब कोई भी बिजनेस जो है ना बेटा, सीधी सी बात है, कोई बिजनेस चलाने की आपको इच्छा कब होगी, जब उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट इज द सोल मोटिव फोर्स। ठीक है,
आजकल ना बहुत चीज चल रहा है, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो भैया बिजनेस में मोटिवेशन कौन देगा? मुनाफा। ठीक है, जितना ज्यादा मुनाफा होगा उतना तुम लोगों को होगा कि अच्छा और बिजनेस करना है, ठीक है, और चीजें बेचनी है और कमाना है। तो प्रॉफिट इज द एकमात्र पॉइंट इन द बिजनेस, ओके, जो आपको पुश कर सकता है। इसके लिए इसको हम लोग लाइफ लाइन या लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं। वेल, अभी अगर हम बात करते हैं तो इन टूडेज टाइम रेदर देन जस्ट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर, मतलब रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो भी ज्यादा चलने लगा है। ठीक है, पहले के टाइम में होता था, पहले के टाइम में ये होता था, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, इतना इतना तो कंपटीशन नहीं था, ठीक है, लोग इतने अवेयर भी नहीं होते थे। एक बार अगर आपके पास ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, तो जैसे आप देखना, अभी तो क्या, अभी थोड़ा जमाना थोड़ा चेंज हो गया है, वरना आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे ना तो उनका लाइक फिक्स होते थे। ठीक है, अगर कपड़े खरीदने हैं तो भैया ये वाली दुकान है, ठीक है, पिंकी फैशन स्टोर, वहां पे जाना है और वहीं से कपड़े खरीदने हैं। ठीक है, हर साल जब भी जाओगे वहीं से कपड़े खरीदोगे। ठीक है, एक प्रोविजन स्टोर फिक्स है, भैया यहीं पे जाना है, खाता चल रहा है हमारा, जाओ। तो चीजें फिक्स हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब ना लोग हर बार एक नई नई चीज ट्राई करते हैं। पहले तो रेस्टोरेंट में भी जाना है ना, एक दो रेस्टोरेंट फिक्स है, ठीक है, संडे को इच्छा हो रही बाहर खाने जाके खा के आ जाते हैं, वो एक दो रेस्टोरेंट फिक्स। अभी तो क्या है, हर बार एक नई चीज। तो इसके लिए अब प्रॉफिट कमाना इज द पॉइंट ऑफ बिजनेस, नो डाउट, ठीक है, बट अभी आ गया ना कि रीजनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप आपके घर के वहां पे 3 अगर कैफे हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर 3 कैफे हैं और तीनों कैफे जो है कोल्ड कॉफी बेच रहे हैं, तो भैया आप ना देखोगे कि अब ना ये पॉइंट आएगा भाई कौन सी किसी कॉफी अच्छी है और रीजनेबल प्राइस में, कंपटीशन आ गया। ठीक है, तो अब नहीं होगा कि एक बंदा जो है वो 500 कॉफी बेच रहा है और उसके बिल्कुल 2 किलोमीटर छोड़कर एक बंदा जो है वो 100 रुपए कॉफी बेच रहा है। ठीक है, 100-500 बहुत बहुत अंतर है। तो इसके लिए भी आपको आपके जो प्राइजेज है वो ऐसे रखने पड़ेंगे कि आपको प्रॉफिट भी हो बट रीजनेबल भी, लोगों को भी पता चल चुका है कि भैया मार्केट में क्या वैल्यू चल रही चीज होगी। ठीक है, सो इट इज हाईली एसेंशियल फॉर अ बिजनेस टू फोकस ऑन द फेयर प्रॉफिट। अब इससे क्या होता है ना बेटा कि जब आप फेयर प्रॉफिट में जाते हो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ चलो पता है कि ये हमसे लूट नहीं रहा। ठीक है, हमें लूट नहीं रहा है। 100 रुपए की अगर आपने पहले 6 महीने 100 रुपए कॉफी बेची, फिर अगर आप उसको 120 भी कर दोगे तो 20 पे लोगों को नरेंगे नहीं, क्योंकि तब तक लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया आपके ऊपर कि भैया आपका कैफे अच्छा है, चीजें हाइजीनिक है, ठीक है, अच्छे से करता है, ज्यादा लूटता भी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं फेयर प्रॉफिट। तो रीजनेबल प्राइस पर, ठीक है, आप अगर लाइक इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड गेट एक्नॉलेज इन द सोसाइटी, ठीक है, तो आप इतना करो कि आप सर्वाइवल मोड पे आ जाओ, मतलब कि बिजनेस में घर के पैसे डालने की जरूरत नहीं हो, इतना अपन कमा लें कि भैया रोटेशन अपना बिजनेस का अपने ही पैसों से जो कमाए हुए हैं उससे हो जाए, घर से कैपिटल डालने की जरूरत ना हो। और दूसरा है कि सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी को आप सर्व करो, सोसाइटी के लिए काम करो। ठीक है, लूटना नहीं है, बट जो भी चीज देनी है सोसाइटी को अच्छे से देनी है। तो ये होता है पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बेटा, दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ। वो तो अभी आपको क्लियर हो ही चुका होगा। तो इन द शॉर्टर रन से दैट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, जब हम लोग साल के एंड में आते हैं तो एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भैया नेट प्रॉफिट कितना हुआ। रोज रोज तो प्रॉफिट गिनने बैठेंगे नहीं, ठीक है, एक तो होता है क्वार्टरली, भाई हर 3 महीने अपन ने देख लिया। ठीक है, दूसरा होता है हाफ ईयरली, भाई 6 महीने में अपना बिजनेस का हिसाब किताब कर लिया। या एक होता है एनुअली, ठीक है भैया लास्ट में कि इतना एक्सपेंस हुआ, ठीक है, टोटल इतना मेरे को इनकम हुई, उसमें से इतना एक्सपेंस निकाल दिया, अब कितना बचा, दैट इज माय प्रॉफिट। तो वो होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये 1 साल का हो जाता है। जब मैंने कहा था वेल्थ 1 साल में जनरेट होगा, वेल्थ कब होगा, 5 साल, ठीक है, 5 साल 10 साल। तो जब 5 साल के बाद जब आप अपने बिजनेस को देखते हो तो फिर आप क्या क्रिएट करोगे, तब आप क्रिएट करोगे वेल्थ। ठीक है, क्या करोगे, वेल्थ क्रिएट करोगे। इन ऑर्डर टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द वेल्थ क्रिएशन, बिजनेस शुड अडॉप्ट अ ब्रॉडर व्यू। ठीक है, अब उसके लिए अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपका बिजनेस भी क्या होना चाहिए, ब्रॉडर। तो 5 साल में आपके 2 ब्रांचेस तो खुल जाने चाहिए बिजनेस के, या तो फिर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा हाई स्केल पे पहुंच जाना चाहिए। ओके, एंड गिव अप द सोल फोकस ऑफ, उसके बाद आपका जो एक ही फोकस है दैट इज क्या है, प्रॉफिट कमाना। स्पेशली जब मार्केट में सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है ना तब। ठीक है, मार्केट में सिचुएशन खराब होना, मैं अभी एक लाइव एग्जांपल दूं बेटा, जैसे अभी इलेक्शन हुए ना, 7 मई को इलेक्शन था ना अहमदाबाद में, बाकी हर जगह पे। तो अभी आप तो छोटे हो, शायद आपको इतना आइडिया नहीं आएगा, बट आपके फादर से, इफ योर फादर इज फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड या आपकी पूरी फैमिली है, तो एक बार जितने आपके चाचा भाई पापा ये सब जो बिजनेस में हो उनसे पूछना कि जब इलेक्शन का समय था तो मार्केट कैसा था। वो बोलेंगे बहुत मंदा था। ठीक है, ग्राहक ही नहीं ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, ग्राहक ही नहीं चल रहा था ऊपर। ठीक है, दुकान पे ग्राहक ही नहीं आ रहा था, हम तो ऐसे नवरे बैठ के थक गए। क्यों, ये जो टाइम था डिप्रेशन का टाइम है। डिप्रेशन मतलब कि मार्केट इतना ज्यादा, मतलब पॉलिटिक्स इतना ज्यादा हाई हो चुका था ना, ठीक है, कि
उस पूरे मार्केट के अंदर जो चहल पहल थी वो पूरी की पूरी बंद हो गई थी। अब उस डिप्रेशन के दौरान, मतलब कि अब ये जो कमी आई, फिर वो ये जो बिजनेस नहीं हो रहा है, 10 दिन हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस दौरान ठीक है आपने जितना प्रॉफिट कमाया है ना बिजनेस में 5 साल तक, 10 साल तक, दैट विल गिव यू द पावर टू हैंडल योर बिजनेस। आज कोविड में 3 से 4 महीने धंधे बंद थे सब लोगों के, ठीक है, खाली 3 लोगों के धंधे चल रहे थे, किराना वाले, सब्जी वाला और दूध वाला, बाकी सबके धंधे ठप पड़े थे, किसी के यहाँ कोई धंधा नहीं हो रहा था। तो वो जो 3 से 4 महीने ठीक है लोगों ने सरवाइव किया, वो कैसे सरवाइव किया, जब इतने सालों का बिजनेस जो चला रहे थे और वो पैसा उन्होंने सेव किया था, वो वेल्थ उन्होंने बनाई थी, उस वेल्थ में से वो अपने सर्वाइवल मोड को जो था, जो उनका सर्वाइवल पॉइंट था, वो उसको अच्छे से जी रहे थे, ठीक है, सर्वाइव कर पा रहे थे। तो ये मेन पॉइंट होती है। इसके लिए कहते हैं कि बिजनेस इज फॉर मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ, ठीक है, वेल्थ पे ध्यान देना होता है अपने को। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिजनेस में कहा ना कि भैया बिजनेस को डेवलप करना जरूरी है। आज आपकी छोटी दुकान है, आपका यही गोल हो जाए कि 3 या 5 साल के बाद मेरी दुकान जो है वो बड़ी हो जाएगी, बगल वाली जो दुकान है उसको भी मैं ले लूंगा, ऐसे आपका सोच होना चाहिए, ठीक है, उसको भी मैं ले लूंगा और अपनी दुकान को और ज्यादा ब्रॉड कर दूंगा, यहाँ तो फिर फ्रेंचाइजी कहीं और जगह पे खोल दूंगा, ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस कर दूंगा, तो दैट इज कंसिडर द ग्रोथ, ठीक है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। बिजनेस का डेवलपमेंट होना, मार्केट एक्सपांशन होना, मैंने कहा ना मार्केट 3 से 4 दुकानें खोल दूंगा मैं, ठीक है, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम मतलब क्या होता है बेटा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लो, ठीक है, आपके पास लोग हैं तो लोगों को मतलब यहाँ जगह पे लगा दो कि आपको मतलब पूरा का पूरा वो वसूलियत हो जाए, उनको सैलरी देना। जो भी आपके पास एक दुकान है तो एक दुकान में से कैसे कमाना है, 4 दुकान है तो कैसे कमाना है, तो वो रिसोर्सेज का यूटिलिटी कैसे करना है वो देखना है। नए नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। एक टाइम होता था जब हमको चीज खरीदने जाते थे तो हमको वजन में वो कांटे वाला जो होता था ना, ठीक है, अंधा कानून वाला जो कांटा होता था उसमें हमको वजन करके देते थे। फिर धीरे धीरे आया डिजिटल, अब तो आप देख सकते हो, ठीक है, खुद जाओ पूरा लिखा आ जाता है, पैसे निकल जाते हैं। अभी आजकल तो लारी वाले भी ऐसे डिजिटल वाला करने बैठ गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करेंगे, आपके बिजनेसेस को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, ठीक है, बूस्ट करेंगे, टाइम सेव करेंगे, लेबर सेव करेंगे, तो आपके पास टाइम इज वेरी प्रीशियस, ठीक है। अगर आपके पास टाइम सेव करने की साधन है, सुविधा है, तो आपका बिजनेस आगे ग्रो करेगा, क्योंकि आप वो टाइम अपने बिजनेस को दे पाओगे फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स भैया क्या होते हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है यहाँ पर दैट बिजनेस एग्जिस्ट ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आज आपका बिजनेस अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्योंकि समाज है इसके लिए, सोसाइटी एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए। मतलब कि आज अगर आप पेन बेचोगे तो वो पेन खरीदने वाला सामने होना चाहिए ना, तुमने तो लाके खरीद ली, तुमने खरीद के लाके रख दी दुकान में, ठीक है, बट तुम्हारे पास कोई खरीदारी नहीं आएगा तो किसको बेचोगे, नो मन, ठीक है। इसका मतलब ये कि सोसाइटी को होना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस तभी एग्जिस्ट करता है जब सोसाइटी एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। जंगल में जाओ, जंगल में जाकर तुम ना किराने का स्टोर खोलो, क्या हाँ कुछ होगा, जंगल में जाकर तुम ना स्टेशनरी का दुकान खोलो, होगा कोई चीजें खरीदेगा, ठीक है। वहां पे तो जिंगा लाल मुंह वाले लोग हैं, उनको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं होगा, तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जंगल के लोग अलग तरीके से रहते हैं, हमारा बिजनेस अलग तरीके का है। तो कौन सा बिजनेस कहाँ पे चलना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दूं, मस्त वाला एग्जाम्पल है, मैंने बीच में सुना था, जैसे कि कोको कोला है ना, कोको कोला, ठीक है, तो अभी वो तो हर कंट्री में अपना सॉफ्ट ड्रिंक बेचती है। अब जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है, मीठे की तलब कुछ ज्यादा ही होती है लोगों में, भाई मीठा चाहिए मीठा चाहिए, तो उसके कोको कोला के अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है हमारे इंडिया में। यहीं पे सिंगापुर में शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, लिटरली वो लोग लिख के देते भाई इतना इतना शुगर है, फिर जितना नहीं। in the Singapore they have the 3 to 4 varieties of the Coca-Cola and they have the different कंटेंट ऑफ शुगर इन दैट, ठीक है। एक तो बिना शुगर का, एक थोड़ा शुगर आ गया 1% कहीं पे 2% से करके, फिर जिसको जो पीना है। अपने आप ऐसा है नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव द नॉलेज, इसके लिए वो उसका फायदा उठा लेते हैं और वो अपने को ऐसे कोई सुविधा देते भी नहीं है, ठीक है। सीधा अच्छा खासा शुगर अमाउंट दे दिया और हम लोगों ने पी लिया, बात आई समझ में। तो यहाँ से जो मेरे को बताने का मतलब था वो ये था कि सोसाइटी मैटर करती है, ठीक है। वहां के लोगों को शुगर का नॉलेज है तो उनको उस तरीके से चीजें बेच रही है, यहाँ पे नॉलेज नहीं है तो हमको अलग तरीके की चीजें बेची जा रही हैं। सो जैसी सोसाइटी वैसा बिजनेस, ठीक है, याद करना, क्योंकि तुम्हारा धंधा चलेगा लोगों से, तो जो लोगों की डिमांड होगी भैया बिजनेस तो तभी चलेगा ना, ठीक है। यहाँ पे अगर लोग इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है और तुम लेके आओगे, ठीक है, हेल्थ वाली चीजें, तो 10 में से 2 लोग आएंगे, 8 लोग बोला क्या गांडा, ठीक है। पर यहीं पे अगर चाय की दुकान खोल दी तो सबके सब आ जाएंगे, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि जैसे सोसाइटी वैसा तुम्हारा बिजनेस होना चाहिए।
विद दिस रेस्पेक्ट अ बिजनेस नीड्स टू एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस के पास नॉलेज होना चाहिए कि सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो फुलफिल कर ले रेदर देन प्योर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। प्रॉफिट तो सेकंड नंबर आएगा। प्रॉफिट तो तब होगा जब लोग तुम्हारे पास आएंगे। लोग तुम्हारे पास कब आएंगे? जब उनकी जरूरतें पूरी की जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए ये बिजनेस का एक सोल मोटो होता है। जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुड बी फॉलोइंग द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब जो भी होता है वो दाम वाम तो भैया सही लगाना है, बिकॉज ज्यादा दाम लगा दोगे तो लोग आएंगे नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो फेयर प्रैक्टिसेस होगा। यहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आप दे पाओ, ये भी करो सोसाइटी में। आज अगर तुम अपना बिजनेस एक्सपांड करोगे तो 4 लोगों को तुम अपनी दुकान पे नौकरी भी दोगे। ठीक है, तो तुम्हारा और बिजनेस एक्सपांड होगा। तो ये एक तरीके की जो है बिजनेस जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देने वाला काम करता है। ठीक है, अच्छी अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करो। सो ये सब चीजें होती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अब जैसे इसमें हम लोग और थोड़ी बात करते हैं डिटेल में, तो बिजनेस जो है इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। याद करना, प्रोफेशन वॉज एन इंडिपेंडेंट, है ना, हमने अभी भी किया ना, प्रोफेशन वॉज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। उसको कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से, उसको कोई मार्केट से जरूरत नहीं होता है कोई। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिजनेस एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है जो इंटरेक्ट करेगा पीपल से। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, क्लासेस ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी विद द बिजनेस, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली विद द डिफरेंट इंटरेस्ट। तो बिजनेस इंटरेक्ट विद ऑनर्स। ठीक है, बिजनेस जो है वो किससे? ऑनर, उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज, उसको माल देने वाले क्रेडिटर, गवर्नमेंट, इन सब के साथ वो काम करता है। आज अगर तुमने एक दुकान खोला है बेटा, और तुम्हारे दुकान का नाम जो है वो समझो है कि गोपाल स्टेशनरी शॉप, ठीक है, समझ लो, तो ये आपका बिजनेस है। अब ये बिजनेस जो है वो ऑनर से पहले चलेगा, पहले तो ऑनर। ठीक है, ऑनर मतलब कि भैया जुबान मीठी होनी चाहिए, जो भी आता है उसको प्यार से सर्व करो, ये करो, तो आप उसको दे रहे हो। ठीक है, सोसाइटी को आप ऐसे ट्रीट करोगे तो लोग आपके पास आएंगे। एम्प्लॉइज, आपके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं वो संतुष्ट हो, ठीक है, उनका घर चलेगा तो वो आपके पास टिके रहेंगे। क्रेडिटर्स, ठीक है, अगर आप आपको जो माल दे रहे हैं तो आपका गुडविल होगा तो लोग आपको माल देंगे। ठीक है, उधारी पे ही तो देते, सब लोग तो कैश में देंगे नहीं ना, तो आपको उधारी पे माल देंगे। गवर्नमेंट, अगर आप लीगल काम करो तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी और ज्यादा। ठीक है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अगर आप बिजनेस करो तो हमेशा वो करो जिसमें सरकार का भी फायदा हो, जिसमें सरकार आपको मदद कर पाए। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये पूरा एक समाज बनता है। समाज का लोगों से नहीं, ये सब लोग ही तो है ना, एम्प्लॉइज जो है वो तुम्हारे यहाँ पे काम करे लोग हैं, जो तुमको सामान उधार पे दे रहे हैं वो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है वो भी तो लोग ही है ना, और क्या है। ठीक है, तो ये जो हम बात करते हैं तो दे हैव द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज। तो इन सबसे जब आप मिलजुल के काम करते हैं ना, ठीक है, तभी जाके आपका बिजनेस चलता है। टू डू सो बिजनेस हैज अबाइड बाय द लॉज टू मेंटेन द बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, अब इसके लिए बिजनेस अगर आपको करना है तो कुछ लॉ तो आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब वो लॉ आता है जैसे कि एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट, भैया आपके यहाँ अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आपको कम से कम इतनी सैलरी तो उसको देनी है, उससे कम में वो नहीं काम करेगा। दैट इज कंसिडर्ड एज कि अगर आपने उससे कम में उसको सैलरी पे रखा है तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो? एक्सप्लॉइट कर रहे हो। दूसरा, भाई 15 साल से छोटा बच्चा आपके यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। दीज आर द एक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या आता है? भाई इतनी ही बिजली, आप इतनी बिजली खर्च कर सकते हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, ये यूनिट आता है। ठीक है, इतना ही पानी आप अपनी फैक्ट्री में यूज कर सकते हो, बाकी नहीं। तो दीज आर सम एक्ट्स। ठीक है, फिर आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपने एसएस में किया था, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आप वो चीज बेचो जहाँ पे जो कस्टमर है, ठीक है, उसके लिए बेनिफिशियल हो। कस्टमर के प्रोटेक्शन में, भाई अगर ब्रेड अगर एक्सपायरी डेट हो गई है, अगर दवाइयाँ एक्सपायरी डेट हो गई तो आप उसको मत बेचना। ठीक है, उससे सामने वाला बंदा जो है बीमार हो जाएगा, मर भी सकता है। तो ये कुछ एक्ट्स आते हैं। तो बिजनेस के ऊपर भी रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो लागू होते हैं, जो गवर्नमेंट ने कुछ बना के रखे होते हैं। फैक्टर्स लाइक राइज इन कंज्यूमर अवेयरनेस, रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द स्टेट भी कुछ रूल्स वगैरह लागू करवाता ही है। कंज्यूमर एसोसिएशंस बनाए गए हैं। ठीक है, लोगों को जो है वो एजुकेशन दिया जा रहा है टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब ये है कि भैया अगर मैं ब्रेड लेने बाहर जा रही हूँ तो मुझ में भी अक्ल होनी चाहिए कि मैं ब्रेड का देखो एक्सपायरी डेट है कि नहीं है। ठीक है, मैं लेके आ गई, ठीक है, मेरे घर वाले बीमार पड़ गए, फिर पता चला कि भाई फूड पॉइजन हो गया और ये तो हुआ बिकॉज ऑफ द ब्रेड। अब मैं जाके उस पर केस करूंगी, बट मेरे ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी। तो तुम क्या कर रही थी? तुम बेवकूफ थी क्या? कि जब तुम गई हो, पढ़े लिखे इंसान हो, तो हर एक को भी पता है। तो ये लोगों क्या करें? एजुकेट कर रहे हैं कि भैया खाली सामने वाली गलती मत निकालो, गलती तुम्हारी भी है। ठीक है, वो उसने गलती की, उसने एक्सपायरी डेट जो है वो माल उसने बेचा, बट वो एक तरीके का बिजनेस किया था, उसने प्रॉफिट कमा लिया, बट गलती तुम्हारी कि तुमने वो देखा नहीं कि वो एक्सपायरी डेट है कि नहीं है। तो इस तरीके से सोशल अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करने का काम जो है वो भी बिजनेस के अंदर ही आता है, जो गवर्नमेंट करती है, ताकि सब चीज ताकि सब चीज जो है वो स्मूथली चले। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। सेकंड बच्चों,
ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समझ में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है बिजनेस के, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या। तो पहला तो ये कि भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी में जो भी नीड है उसको हम फुलफिल कर पाए, ठीक है। दूसरा रहेगा कि भैया एम्प्लॉयमेंट हम दे पाए, ठीक है। अगर आपका बिजनेस होगा तो आप खुद देख लो ना, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं, जैसे कि टाटा कंपनी चल रही है, ठीक है, रिलायंस कंपनी चलती है, वोडाफोन है, ये सब है, तो इतनी बड़ी बड़ी बिजनेसेस जो है तो वो साथ साथ में लाइक एक बंदा तो इससे काम करता नहीं है, दे नीड टीम, ठीक है। तो टीम के लिए क्या चाहिए, टीम अगर होती है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, है ना। तो विद द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट जो कुछ बिजनेसेस होते हैं वो न्यू अपॉर्चुनिटी देते हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि खाड़ी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडस्ट्रीज को एंकरेज करती है कि भैया आप मतलब इंडस्ट्रीज को अपॉर्चुनिटी देती है कि आपको जो भी चीजों की जरूरत है हम फुलफिल करेंगे, आप हमारी चीज फुलफिल करो। और वो ये है कि समाज के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट हटा दो, ठीक है। मतलब समाज में जो लोग हैं, जो भी आपको स्किल्डफुल लोग लगते हैं, आप उनको नौकरी पे रखो। सो KVIC गिव्स प्रेफरेंस टू दोज बिजनेसेस, ठीक है। KVIC जो है वो उन्हीं बिजनेसेस को ज्यादा प्रेफरेंस में लेती है जो बिजनेसेस रूरल और बैकवर्ड एरिया में स्टेब्लिश हो सकती हो या लोग करना चाहते हो, ताकि वहां के जो लोग हैं, वो जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनको भी एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है। तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज। दूसरा एम होता है कि भैया अच्छी चीज और अच्छी सर्विसेज जो है वो लोगों को हम प्रोवाइड करें टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ठीक है। उनकी जो इच्छाएं हैं वो हम फुलफिल कर लें। जैसे कि यूनिट्स दैट मैन्युफैक्चर स्पाइसेस, ठीक है। अब देखो मसाले बनाने वाली तो बहुत सारी MDH, एवरेस्ट, ठीक है, ये तो दो मैंने नाम वाली बताई, न जाने कितनी और भी हैं जो खाने में मसाले डालने उसके लिए काम करती हैं, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो है तो ये अगर हाई क्वालिटी की है, स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, तो भी आपने SS में किया था, आपको पता है कुछ ट्रेडमार्क्स थे, ठीक है, इको ये वो कुछ ट्रेडमार्क्स आता था, ISI, तो ये ट्रेडमार्क्स अगर उनके ऊपर लगा हुआ है दैट मीन्स कि दे आर द गुड क्वालिटी। और ये गुड क्वालिटी जो होती है वो अगर लोगों को आपको पता है कि भैया MDH वाले जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में देते हैं, तो लोग उनकी खरीदेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका क्या होता है भैया एक अच्छी सी चीज हम मार्केट में दें। अच्छा, ये तो चीजों की बात हुई। उसके अलावा जैसे कि समझो आप ना कहीं से कोई गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है। अब गाड़ी खरीदने के बाद अपना काम खत्म नहीं होता, गाड़ी खरीदने में 1 साल तक की जो सर्विसेज होती है ना, फ्री सर्विस, ये सर्विस, ठीक है। उसके बाद जो सामने वाला बंदा जो है, जो आपको जैसे आपको गाड़ी बेची, ओनर है, अगर वो आपको बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, आपको अगर अच्छे से टैकल कर रहा है, आपकी सारी के सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे रहा है, आपकी जो नीड है आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ हाँ वी आर हेयर, ठीक है, हाउ कुड वी हेल्प यू। तो आफ्टर सेल सर्विसेज वाली भी जो चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीजें भी बहुत चलती है। ऐसे ऐसे ना क्या बोलते हैं, सर्विस सेंटर्स बना देना लोगों के लिए ताकि उनके लिए ईजी हो जाए, ये बिजनेस का पार्ट होता है। दूसरा हम बात करते हैं फॉर द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस नहीं करने हैं जहां पे सोसाइटी का सत्यानाश हो जाए, ठीक है। जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया, वो नहीं फेयर एंड लवली का नहीं हुआ था मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, वो एक लड़की ने लिटरली केस कर लिया फेयर एंड लवली के ऊपर कि भाई तुम लोग तो हमको दिखा रहे हो कि लड़कियां धीरे धीरे लगाते तो गोरी होती जाती, मेरी स्किन तो काली की काली, तो उसने तो लिटरली वहां पे उनके ऊपर केस कर दिया, ठीक है। 3 साल तक शायद केस चला था, एंड देन उन्होंने माफी मांगी। और अभी आप देखना फेयर एंड लवली आता ही नहीं है, ठीक है, ग्लो एंड लवली करके उन्होंने नाम चेंज कर लिया, फेयर तो उन्होंने नाम ही हटा दिया। तो ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। जानबूझ के भाई दिखाओ कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ठीक है, कमी है मार्केट में, चीजें नहीं मिल रही है ही नहीं, ताकि तुम उसको ज्यादा दाम में बेच पाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, तो वो नहीं करनी चाहिए। बिजनेसमैन शुड अडॉप्ट ओनली फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो जहां पे कस्टमर सोसाइटी का भला हो, ठीक है। आपको पैसा तो मिल ही रहा है तो ऐसा काम करो ना जिसमें लोगों का भला हो। फिर आता है दूसरा ऑब्जेक्टिव्स। तो भैया दूसरी बात ये कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, वो आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च करो और जो चीज की ज्यादा जरूरत हो वही चीज आप बेचो, ताकि आपका बिजनेस भी ग्रो करे और लोग जो है उनकी जो भी नीड्स है वो सेटिस्फाई भी हो जाए। सो हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन का भी भला हो, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ आप कॉपरेट करके काम करो। इंसेंटिव्स जो है वो एम्प्लॉयज को आप दो, ठीक है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाओ। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं अपनी एम्प्लॉयज के लिए ना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रख देती हैं, PPF रख देती हैं, ताकि इतने साल वो बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली, ठीक है। तो हमारा एज अ ऑनर, एज अ बिजनेसमैन, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ सुविधा करके रखें, ठीक है। तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड ऑफ अ गुड बिजनेसमैन बट ऑफ शॉप। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखो, बिजनेस का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि बिजनेस का मतलब जो होता है वो ऐसा होता है कि बिजनेस मतलब कि वो एक रेगुलर एक्टिविटी करना, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं, एक रेगुलर एक्टिविटी करना, और वो रेगुलर एक्टिविटी जो है जिससे
आपको कोई ना कोई अर्निंग प्रॉफिट हो, ठीक है। इसका मतलब कि आपको जिससे मॉनेटरी प्रॉफिट हो, मॉनेटरी बेनिफिट हो, उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे बिजनेस, है ना। ओके तो देखो, अब बिजनेस को समझने के लिए या किसी चीज़ को समझने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या खूबियाँ हैं इसके अंदर, है ना। तो चलो देखते हैं कि बिजनेस की खूबियाँ क्या क्या है। तो सबसे पहला हम देखेंगे बेटा, तो वो हमारे पास आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब कि इसका पहला कैरेक्टर है कि भैया प्रॉफिट कमाना है ना, मुनाफा कमाना है। तो कोई बिजनेस का जो प्राइम मोटिव होता है बेटा, वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, सीधी सी बात है ना। कोई भी बिजनेस का प्राइम मोटिव जो होगा, मोटिव मतलब क्या होता है? जिससे आपको एक एनर्जी मिलेगी, जिससे आपको एक काम करने की प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। तो वो जो होता है दैट इज नथिंग बट द बिजनेस, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कोई बिजनेस अगर कोई बिजनेस अगर एक बंदा ओपन करेगा तो उसका यही होगा कि मुझे उसमें से मुनाफा मिले। दूसरा, ये प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। प्रॉफिट इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो सर्वाइवल, और दूसरा होता है ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आज अगर मैंने एक बिजनेस ओपन किया है बेटा, तो उस बिजनेस में अगर मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं बिजनेस को और ग्रो करती जाऊंगी, ठीक है। समझो कि एक बिजनेस में मैं अभी सिर्फ 100 गुड्स रख रही हूँ, मेरा पास कैपिटल कम था, 100 गुड्स रखा, मेरा बिजनेस अच्छा चला, तो मैंने जितना मेरा बिजनेस मेरे को प्रॉफिट दे रहा है उतने मैं नंबर ऑफ गुड्स बढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। 100 की बजाय फिर मैंने 500 का स्टॉक रखा, फिर 1000 का स्टॉक रखा, ऐसे धीरे चीज़ें बढ़ाती जाऊंगी और कस्टमर ज़्यादा आते जाएंगे, तो मेरा बिजनेस क्या होगा? ग्रो होता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। और दूसरा है सर्वाइवल। सर्वाइवल इसका मतलब कि भैया आज जिंदा रहने के लिए पैसे की तो ज़रूरत है ना। आप सुबह से लेकर रात तक आप आँख बंद करके सोचिए कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें पैसे कहाँ कहाँ ज़रूरत है, तो ऑलमोस्ट हर जगह पे पैसे की ज़रूरत है, हर जगह पर। ओके, तो पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। और ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा इज नथिंग बट द प्रॉफिट जो हमें बिजनेस देगा, तो वो हमें सर्वाइवल में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ याद कर लेना, बिजनेस जो है वो सर्वाइवल में और कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस में हेल्प करेगा, प्रॉफिट सॉरी। फिर बात करते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं होगा ना, प्रॉफिट नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा होगा कि बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाएगी, होगा ना, ठीक है। क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा मतलब कि प्रॉफिट। आपने एक बार तो चलो आपको एक दुकान खरीद ली थी, आपको उसके अंदर सामान डालना था, उन सब के लिए आपने चलो मान लेते कि 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर लिए, बस ना। अब उसके बाद बिजनेस को चलाने के लिए आप घर से पैसे नहीं डालोगे, वो बिजनेस आपको पैसा कमा के देगा, वो पैसे से आप उस बिजनेस को और ज़्यादा इंक्रीज करोगे या उसके जो भी खर्चे हैं वो निपटाओगे। अगर आपके पास बिजनेस में वो बिजनेस पैसा नहीं दे रहा है तो आप खर्चा कैसे करोगे? बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक दुकान मैंने खरीदी है और स्टेशनरी की दुकान मेरे को लगानी है, तो मैंने दुकान के अंदर पेंसिल, नोटबुक, ये वो जो भी है वो डाल दिया, तो मैंने ऐसे करके 10 लाख का माल जो है वो उसके अंदर भर दिया, ठीक है, स्टॉक मैंने भर दिया। अब मुझे बच्चे चाहिए, मुझे कस्टमर्स चाहिए जो मेरे दुकान पे आएँ और मेरी दुकान सामान लें, क्योंकि वो सामान लेंगे तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो उस प्रॉफिट से मैं दुकान का खर्चा चला पाऊंगी। खर्चा मतलब कि सैलरी हो गई, लाइट का बिल हो गया, रेंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने माल उधार पे लिया होगा उसको पैसे देने का हो गया, मुझे कहीं पे मैंने कहीं बैंक से लोन लिया होगा उसको पैसा देना हो गया, तो ये सब का हो गया। अब अगर समझो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है और मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस खर्चा नहीं निकल रहा है, तो लाइट का बिल, काम वाली का बिल, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, चीज़ें खरीदना, इन सब के लिए मैं घर से कितना पैसा लगाऊंगी? एक लिमिट आ जाएगी। अगर वो नहीं हो रहा है तो मुझे फाइनली ताला लगाना पड़ेगा बिजनेस को, भाई ये बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, मुझे इसको शट डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है बिजनेस को चलाने के लिए। हाउएवर अगर एक बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो सीधी सी बात है, वो एक बिजनेस, ठीक है, कितना अच्छा चलता है ना बेटा, वो उसके प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट है दैट मीन्स उतना बिजनेस उसका उतना अच्छा चल रहा है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट याद करना, ये वाली लाइन भूलना मत, एमसीक्यू में भी आपसे कई बार पूछी जाएगी, कई बार आएगी ये वाली लाइन, दैट प्रॉफिट इज द बैरोमीटर, ओके, इज द बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस। बैरोमीटर मतलब क्या होता है? मेजर, ठीक है। बिजनेस कैसे मेजर करेंगे? बिजनेस अच्छा है, बुरा है, कैसा चल रहा है, लॉस में जा रहा है, कैसा चल रहा है, तो वो पता चलेगा हमें प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट को अपन क्या बोलते हैं? मेजरमेंट, मेजर करने का तरीका। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। आज आपसे कोई पूछे अरे कैसा चल रहा है धंधा पानी, आप बोलोगे हाँ मस्त चल रहा है। मस्त मतलब कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो तभी तो बोलोगे हाँ मस्त चल रहा है। कोई लोग बोलते हैं बस दाल रोटी निकल जाती है। दाल रोटी इसका मतलब कि चलो भाई जितना खर्चा है उतना निकल जाता है, घर से डालने की जरूरत नहीं है। और एक बंदा बोल रहा है कि बहुत नुकसान है बिजनेस में, मुझे बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ठीक है। नुकसान मतलब क्या? प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। तो प्रॉफिट आपके बिजनेस का क्या है? बैरोमीटर है। बैरोमीटर मतलब कि मेजर कर रहा है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ओके।
दूसरी बात करते हैं हम लोग। दूसरा आएगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस के अंदर एक और चीज़ आएगी कि बिजनेस है क्या। बिजनेस इज नथिंग बट द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, चीज़ें या तो फिर सर्विसेज का आप आदान प्रदान करते हो और उसके बदले में आप उनसे पैसे चार्ज करते हो, उसको हम कहते हैं बिजनेस। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप एक स्टेशनरी की दुकान पर जा रहे हो, आप उनसे पेन खरीद रहे हो 10 रुपये की, तो अपने पेन ली, उसके बदले पैसा दिया, ठीक है। अगर आप एक सलून में जा रहे हो हेयर कट के लिए, तो आप वहाँ पे जा रहे हो, आपने उनकी सर्विस ली कि मुझे अच्छे से बाल कटवाने हैं तो मुझे काट के दो। तो आपकी जो डिमांड थी बाल काटने की, वैसे उसने काट के दिया, आपने उसको पैसे दे दिए, तो आपने उससे क्या लिया, सर्विस लिया। कोई चीज़ लेके नहीं निकले हो सलून से, आप बाल कटवा के उल्टा बाल दे के निकले हो, ठीक है। तो बेसिकली आप चीज़ वहाँ पे दे के निकले हो, तो सर्विस लेके निकले आप। हेयर कट इज़ अ सर्विस, तो सर्विस लो या कोई भी गुड्स लो, उसके बदले आपको पैसा देना पड़ता है। तो सर्विस और गुड्स के एक्सचेंज का जो मॉनेटरी बेनिफिट होता है उसी को हम कहते हैं बिजनेस। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो चीज़ें बनाएगा, सो एक मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, बायर को वो चीज़ें बेचेगा इन एडिशन टू द सेलिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है। सेल करने के अलावा, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको अच्छे से दूँ, हम एसी खरीदते हैं, ठीक है। तो एसी जब हम खरीदते हैं बेटा, तो हमने एक प्रोड्यूसर ने एसी बनाई, ठीक है, उससे अपन ने एसी खरीदी। अब एसी खरीदने के साथ साथ वो हम लोगों को क्या करेगा, इंस्टॉलेशन करवा के देगा, तो उसकी सर्विस होगा, ठीक है। वारंटी देगा, वारंटी में कुछ खराबी हो जाती है तो वो हमें ठीक करके देगा, ओके। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है तो रिटर्न करेगा। तो ये सब चीज़ें भी सर्विसेज में ही आती है और ये बिजनेस का पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं ना आफ्टर सेल सर्विस। याद करना, बिजनेस के अंदर आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर आपसे माल लेके गए, आपसे सामान लेके गए, बट उसके बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंड इफ़ यू आर अबाइड टू द रूल कि भाई मैं आपकी सर्विस में ना खिदमत में हाजिर हो, आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो, तो आपका बिजनेस जो है वो आसमान छुएगा। आई बस तो आफ्टर सेल सर्विस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही आपके बिजनेस का मेन पॉइंट होता है, ओके। सो बिजनेस इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ टेंजिबल फिजिकल गुड्स, ठीक है। टेंजिबल मतलब कि वो चीज़ें जो आप छू सकते हो, और सर्विस मतलब कि इनटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। सैलून में गए, बाल कटवा गए, दैट इज सर्विस, आपको छू नहीं सकते हो, ओके। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस का, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भैया बिजनेस जो है ना वो रिस्क और अनसर्टेनिटी पे ही टिका होता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी, सीधी बात है, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। यही बिजनेस का मूल मंत्र है बेटा। तो इट्स लाइक अनसर्टेनिटी, ठीक है। बिजनेस कब आसमान छुए पता नहीं है, बिजनेस कब आसमान से पाताल लोक में आ जाए पता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ का लाइक इट्स अनसर्टन, इट्स एक्चुअली अनसर्टन। तो ये रिस्क जो है बेटा वो मैन मेड और नेचुरल दोनों तरीके से होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल होगा, मैन मेड दोनों तरीके से होगा। तो ये जो रिस्क होती हैं वो दोनों तरीके से होती है। मैन मेड जैसे कहीं फायर ना, आग लग गई, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, कोई भी लाइक मशीन में किसी का हाथ आ गया, कोई भी एक इंसिडेंट हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर ली, दंगे हो गए, ओके, चोरी कचारी हो गई अपने यहाँ पर, कस्टमर्स का जो ट्रेंड है, लाइक जो डिमांड है वो बदल गया, हम कुछ चीज़ और रख रहे हैं, कस्टमर अभी डिमांड कुछ और कर, अपने पास वो चीज़ें नहीं हैं, ओके। लाइफस्टाइल बदल जाना, टेस्ट और हैबिट बदल जाना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक तरीके का रिस्क फैक्टर देती हैं, बस समझ में। तो इसके लिए बिजनेस के अंदर ये चीज़ याद करना, बिजनेस के अंदर यू हैव टू बी अप टू डेट, आपको अप टू डेट होना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है, ओके। अनसर्टेनिटी, कभी भी अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई, फायर कॉज हो गया, तो ये अनसर्टेनिटी होती है। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल में बात करूं, अभी जैसे राजकोट में जो गेम जोन था उसमें आग लग गई, ओके, तो दैट वाज अनसर्टन, ठीक है। और ये रिस्क भी, दोनों चीज़ें आ गई। कोई भी इंटेंशनली आग तो लगाएगा नहीं, तो दैट वाज अनसर्टन, किसी को नहीं पता था कि आग लगेगी, उसमें इतने सारे मासूम बच्चे जो है वो उनका देहांत हो जाएगा, वो मर जाएंगे बच्चे। और उसके एक इंसिडेंट के चलते हर जगह के जो गेम जोन है उनको बंद कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट उनको सीज कर देगी। तो ये क्या हुआ, ठीक है। अब जो जितने लोगों ने गेम जोन खोला था, बट ऑब्वियसली उनका बिजनेस था, प्रॉफिट कमाना था, पैसा कमाना था, और उसके बदले उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे कस्टमर्स को गेम जोन के हिसाब से, ठीक है। अभी सारे के सारे बंद हो गए, रिस्क आ गया। जब तक बंद है तब तक उनका कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये रिस्क आ गया, और ये किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, दैट इज़ अ अनसर्टेनिटी, ओके। तो ये सब चीज़ें बिजनेस में चलती रहती है। तो इसकी वजह से कई बार बिजनेस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट, लाइक इट बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हो जाता है बिजनेस, और बहुत मेजर लॉसेस हो जाते हैं। इसकी वजह से कई बार तो ऐसा होता है कि शट डाउन करने पड़ते हैं बिजनेस, इसको बंद करना पड़ता है। अगर वो रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है ना, ठीक है, अगर वो बैकअप नहीं है किसी भी बिजनेसमैन का और ऐसे अनसर्टेनिटीज़ को डील करने का, तो उनको बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाती है। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी बिजनेस के साथ हमेशा रहती है। इसके लिए जो बिजनेसमैन होता है ना, वो ऐसे तलवार लेके चलता है ऊपर, ठीक है, उनके सिर पे यूँ तलवार लटकती रहती है, रिस्क और अनसर्टेनिटी की, याद करना, ठीक है।
चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक पॉइंट आता है बेटा यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? देखो यूटिलिटी का मतलब है कि यूज़ होना, ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी यूज़ होती है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द यूटिलिटी। ओके, तो यूजेस अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर। तो चीज़ें तो तुम बना रहे हो नो डाउट कर, बट कॉमर्स के अंदर, बिजनेस के अंदर जो भी आप चीज़ें बना रहे हो वो ह्यूमन बींग को कितना सेटिस्फाई करती है दैट इज़ द यूटिलिटी, ठीक है, वो ह्यूमन बींग को कितना सेटिस्फाई करती है दैट इज़ द यूटिलिटी। अब यूटिलिटी बेटा अपने पास 3 टाइप के आएंगे, याद करना, ठीक है, यूटिलिटी अपने पास 3 टाइप के आएंगे। तो पहला अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उसके अंदर आएगा अपने पास सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि कस्टमर को चीज़ें बेच रहे हो बट उसका शेप, साइज, उसका तरीका बदल के बेच रहे हो, तो उसको हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, गर्मी है तो बर्फ़ तो हर जगह मिलती है, बट आपने उस बर्फ़ का गोला बनाया, उसमें शरबत डाला, उसमें फालूदा डाला, कंडेंस मिल्क डाला, ऐसे करके आप बेच रहे हो। ठीक है, अब आप सोचो कि बर्फ़ कितने में आती है, ये सब कितने में आता है, ये सब चीज़ें मिला के 50 रुपये का होगा मान के चलो, और तुम उस गोले को बेचो 150 रुपये में। ठीक है, तो लोग खरीद रहे हैं बर्फ का गोला, ठीक है, उसको खरीद रहे हो और दिल से खा रहे हैं, तो आपने कहा कि उसकी शक्ल चेंज कर ली और आप उसको बेच रहे हो, दैट इज़ द फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, दूध तो सबके पास होता है बट दूध में से आइसक्रीम बना के बेच रहे हो, दैट इज़ द फॉर्म यूटिलिटी। तो शेप चेंज कर लेना, ठीक है, उसका तरीका बदल देना बेचने का, दैट इज़ अ फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, कच्चा मकई हर जगह मिलता है बट लारी वाले जो उसको बॉईल करके, ठीक है, उसके टाइप्स कर लेंगे, होता है ना, बारिश में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, मसाला मकई, ओके, उसके अलावा बोलेंगे कि चीज़ मसाला, ऐसे करके 3-4 वैरायटीज़ दे देते हैं वो लोग लिटरली मकई के अंदर। तो क्या कर लिया, फॉर्म चेंज कर लिया, क्लियर हुआ। तो एक आता है फॉर्म, फिर आता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या होगा बेटा? प्लेस यूटिलिटी का मतलब ये है कि किस जगह पे उसकी ज़रूरत है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी चीज़ें बनाई बेटा, अगर आप उस जगह पे उसको बेचोगे जहाँ पे उसके कस्टमर्स ही नहीं है, तो फिर कहाँ से धंधा होगा? मेरे को बताओ, कहाँ से धंधा होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, अगर आपने किराने की दुकान लगाई है और आप किराने की दुकान जो है वो लगा रहे हो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के, वहाँ पे जहाँ पे बस लोग आते हैं 9 to 5 जॉब करते हैं चले जाते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर तुम यही किराने की दुकान बनाओगे रेसिडेंस एरिया के बाहर, ठीक है, एक ऐसा इलाका जहाँ पे 5-7 सोसाइटीज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर तुम किराने की दुकान लगाओगे तो सीधी बात है उसकी बिक्री बहुत होने वाली है, क्योंकि ये रेसिडेंट है। ठीक है, वो उनको आए दिन कभी दाल कम पड़ गया, कभी मिर्ची कम पड़ गई, कभी कुछ कम पड़ गया, तो उनको घर में कुछ ना कुछ कमी होती है, और अगर आपको नज़दीक से अगर उन लोगों को कोई किराने की स्टोर मिल जाएगी तो खरीद लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? प्लेस। तो कहाँ पे तुम अपना बिजनेस ओपन कर रहे हो या किन कस्टमर्स के लिए तुम कर रहे हो, कस्टमर्स जहाँ पे हैं, दैट इज़ द प्लेस यूटिलिटी। फिर अपने पास आता है बेटा टाइम यूटिलिटी। टाइम मतलब कि समय भी बहुत ज़रूरी है कि तुम कौन सी चीज़ कब बेच रहे हो। जैसे कि गर्मियों में आइसक्रीम बहुत चलती है, गोला बहुत चलता है, ठंडियों में आइसक्रीम नहीं चलती उतनी। आइसक्रीम चलो फिर भी थोड़ी बहुत चल जाएगी, बट बर्फ़ का गोला नहीं चलता, ठंडियों में नहीं चलता ना, क्योंकि वो उसका समय ही नहीं है। ठीक है, ठंडी में कोई बर्फ़ का गोला नहीं खाएगा। अब अगर ठंडी के टाइम में तुम बर्फ़ का गोले की लारी निकाल के बैठोगे तो कौन लेने आएगा? मतलब कि जो चीज़ तुम गर्मियों में 50 की चीज़ 150 रुपये बेच रहे हो ना, अगर वही चीज़ तुम 20 रुपये में बेचोगे ना ठंडियों में, फिर भी कोई नहीं लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो टाइम ही सही नहीं है बेचने का। तो दैट इज़ कंसिडर एज अ टाइम यूटिलिटी। ठीक है, बारिश का टाइम है तो तुम अम्ब्रेला बेचोगे, तुम्हारा अम्ब्रेला बिकेगा। ठंडियों के टाइम में अम्ब्रेला बेचोगे कोई नहीं लेगा। हाँ, अभी तो गर्मियों के टाइम पे भी अम्ब्रेला लेते हैं, धूप इतनी ज़्यादा होती है तो एज अ शेल्टर वो लोग यूज़ करते हैं। तो अभी अम्ब्रेला का यूज़ गर्मी और बारिश दोनों में हो गया है। ठीक है, तो दैट इज़ अ टाइम यूटिलिटी। तो कौन सी चीज़ किस वक्त बेच रहे हो ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बिजनेस का मेन रूल है। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता चलेगा ना बिजनेस में, तो आपका बिजनेस कभी भी लाइक रिस्क फैक्टर पे नहीं आ सकता है। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगेन उसमें आएगा ई। ठीक है, दैट इज द कंटिन्यूएंस ऑफ द एक्टिविटी। कंटिन्यूएंस ऑफ द एक्टिविटीज का मतलब कि बेटा बिजनेस जो है ना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, याद करना। बिजनेस ऐसा नहीं है कि अब चला फिर बंद, चलो आज मन किया तो दुकान पे जा रहे खोल के बैठ रहे हैं, फिर 4 दिन दुकान बंद, ठीक है, फिर मन किया तो 1 दिन जा रहे हैं, फिर 1 हफ्ता दुकान बंद, ऐसा नहीं होता। बिजनेस इज अ कंटिन्यूड प्रोसेस। ठीक है, ये चलता रहता है और इसके अंदर एक्टिविटीज़ पूरा दिन चलती हैं। ठीक है, आज अगर एक कस्टमर तुम्हारे पास आया है, उसको आपका सामान अच्छा लगा, तो हो सकता है कि कल वो अपने दोस्त को लेकर आए आपके पास, तो आपका उसके लिए बिजनेस खुला होना ज़रूरी है। ठीक है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस का होना ज़रूरी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस की ऑन गोइंग है, कंटिन्यूसली है। तो इट्स नॉट अ वन शॉट एक्ट। ठीक है, एक दिन का काम नहीं है बिजनेस। मतलब अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है ना बेटा, तो समझ के चले कि उसको मरते दम तक ये चीज़ करनी है। यस, ओके, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है, बिजनेस का तो कोई रिटायरमेंट नहीं होता। ठीक है, अरे यार ठीक है 60 साल के हो गए अभी रिटायरमेंट ले लेंगे, बिजनेस वाला बंदा कभी रिटायरमेंट नहीं ले सकता है। आपके साथ लाइव एग्जांपल है, रतन टाटा जी, आप सबने उनका देखा होगा।
कितने ओल्ड हो चुके हैं, कितने बुढ़े हो चुके हैं। ओके नाउ ऑलमोस्ट अभी तो उनको देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। उनको सपोर्ट चाहिए होता है चलने का, ये करने का, बट देन ऑल्सो वो बिजनेस पे जाते हैं, वो अपने जो उनका ऑफिस है वहाँ पे डेली जाते हैं, वही शिद्दत से काम करते हैं। दैट मीन्स कि उनके पास कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नीड ऑफ मनी। या बिजनेस के अंदर सबसे पहले तो पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो चीज़ें कहाँ से खरीदोगे, ठीक है। तो पैसा इज़ द मेन पॉइंट देखा जाए तो लाइक रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, मशीन लगाने के लिए पैसा चाहिए, जो लोगों को तुम रखोगे वहाँ पे उसको सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। तो एक ट्रेडर के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बिजनेस इज़ नथिंग बट अ ट्रेडिंग। फिर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। करिए तो क्लियर ही है कि ये कैसी एक्टिविटी है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे जो मेन मोटिव है वो है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना और वेल्थ क्रिएट करना। वेल्थ क्रिएट करने का मतलब ये है कि बैंक के अंदर पैसे जमा करना या एसेट्स खरीदना, ठीक है, बिल्डिंग्स खरीदना, दुकान खरीदना, दैट इज कॉल्ड द एसेट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खरीदना, तो ये सब चीज़ें आते हैं बिजनेस को। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा बिजनेस की। एक सवाल तुमसे कई पर पूछा जाएगा, काफ़ी बार आता भी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ ये क्वेश्चन ऐसा है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी। अगर समाज नहीं होगा ना बेटा तो बिजनेस का भी कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। समाज है, सोसाइटी है तो बिजनेस है। बहुत सीधी सी बात है ना बेटा। आज आप दुकान खोल के बैठे हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैंने स्टेशनरी का दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो मैंने स्टेशनरी का दुकान खोला है तो बट ऑब्वियसली अब ना मुझे कस्टमर्स चाहिए। दुकान में सारे सामान है बट कस्टमर ही नहीं होंगे तो मैं किसको बेचूंगी, किसी को भी नहीं, ठीक है। तो आई नीड कस्टमर देखिए मुझे बच्चे चाहिए, मेरे लिए कस्टमर कौन है, बच्चे हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो किताबें खरीदने आएंगे, पेन खरीदने आएंगे, पेंसिल खरीदने आएंगे, ये सब। तो अगर मैं ऐसे इलाके में जाऊँ जहाँ पे बच्चे हो ही ना तो मेरा बिजनेस चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस कोई इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है, दुकान खोल दिया बस हो गया पैसे आ जाएंगे, नहीं। बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट एक्टिविटी है, याद करना। ये डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर, डिपेंड करेगा ग्रुप ऑफ द पीपल्स के ऊपर, ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द ऑनर, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, सबके साथ ये डील करता है, ठीक है। बिजनेस अकेला कुछ नहीं करता, इन सबको साथ में लेके चलना होता है। बिजनेस इंटरेक्ट करेगा ऑनर के साथ, ओके। ऑनर मतलब कि जो इस बिजनेस का मालिक है, जो उसको चला रहा है, उसके अंदर काम करने वाले, ओके। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे होते हैं ना बेटा तो बिजनेस अच्छा चलता है। देखो आपके स्कूल की बात कर लेती हूँ मैं, आपका स्कूल भी देखो अभी प्राइवेट स्कूल है तो बिजनेस ही चला रहा है, सीधी सी बात है, इसमें कोई नकार की कोई बात है नहीं। तो जितने अच्छे टीचर्स होंगे तुम्हारे स्कूल में उतना तुमको स्कूल जाने का मन करेगा, उतना तुमको पढ़ाई करने का मन करेगा, ठीक है। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो दैट इज ऑल्सो कंसिडर द बिजनेस, तो आप अगर उसमें जाओगे तो जो टीचर्स होंगे अगर इतना अच्छा पढ़ाएंगे तो आपको मन करेगा जाने का, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयज़ का काम करना भी ज़रूरी है, ठीक है। बाहर आपका गुडविल कैसा है वो है, गवर्नमेंट के साथ में गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन बनाए अगर आप उन चीज़ को फॉलो करते हो अच्छे से, दैट मीन्स कि आपका बिजनेस से चलेगा, क्योंकि कोई इंटरप्शन नहीं होगा ना, ठीक है। कोई आएगा नहीं तुम्हारी दुकान को सील कर देते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। आई बात समझ में। जैसे अभी फायर सेफ्टी का चल रहा था तो बहुत सारे स्कूल्स से हॉस्पिटल्स हैं उन सबको ताला लगा दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, ओके। तो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करोगे तो गवर्नमेंट को भी कोई दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है आपके अंदर। तो ये सब, तो गवर्नमेंट इज व्हाट, इट्स नथिंग बट सोसाइटी। कस्टमर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, ये सब सोसाइटी में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बिना सोसाइटी के बिजनेस नहीं चल सकता है। सो कंज्यूमर अवेयरनेस, रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, ये सब पता होना चाहिए। लोगों को एजुकेट करो कि भैया ये चीज़ें सही है, ये चीज़ नहीं है। तो बिजनेस खाली लूटना, प्रॉफिट कमाना ऐसा नहीं है। जो आपके पास जो लोग आ रहे हैं ना उसको सही माल देना भी ज़रूरी है, उनको सही गाइडेंस देना भी ज़रूरी है, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट, अब बिजनेस के अंदर रिस्क तो होता ही है, जैसे मैंने कहा रिस्क है तो इश्क है, तो बिजनेस में रिस्क तो होता ही है भैया। तो अब ये जो रिस्क है किस टाइप के होते हैं और क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो पहली बात तो देखा कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि बिजनेस इज अनसर्टन, ठीक है। कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत से कस्टमर आ गए, आपने बिजनेस प्रॉफिट कर लिया, कोई महीना ऐसा होगा कि ज़्यादा बिक्री नहीं हुई सामान की तो लॉस हो गया। तो ये जो रिस्क होता है बेटा ये अनसर्टेन होता है, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, ये अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टेन प्रॉफिट आ सकता है या लॉस आ सकता है, तो ये बिजनेस में रहता है, उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। देयर ऑलवेज रिमेन्स अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट और अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस दोनों रहती हैं। तो इसका जो रिजल्ट जो भी होगा उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। रिस्क दो टाइप का होता है बिजनेस का बेटा, नेचुरल रिस्क और मेन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क इसका मतलब ये है कि नेचुरल तरीके से अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से कि अर्थक्वेक आ गया, ओके। अभी जैसे हम बात करें कोविड वॉज अ नेचुरल रिस्क, ठीक है। किसी को नहीं पता था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी और 2-3 महीने के लिए पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, ठीक है, कर्फ्यू जैसा लग जाएगा, कोई अपना बिजनेस खोल भी नहीं सकता है। तो ये एक नेचुरल रिस्क में आ जाता है, ओके। ये फैक्टर्स जैसे कि मशीनरी का डैमेज हो जाना, ठीक है, फर्नीचर का डैमेज हो जाना, आग वाग लग जाना, तो ये नेचुरल रिस्क में आ जाता है। फिर आता है मैन मेड रिस्क। मैन मेड रिस्क के अंदर जैसे कि
इस एम्प्लॉयज़ ट्रैक पे चले गए, हफ्ता एम्प्लॉयज़ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस रिस्क में आ गया, न जाने कितना लॉस हो जाएगा बिजनेस के अंदर, माल नहीं बनेगा, बेचेंगे क्या, डिमांड है तो सप्लाई कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें आएगा। टेक्नोलॉजी बदल जाना, और अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर आप टेक्नोलॉजी में बदलाव करते हो तो उस टाइम के लिए आपका बिजनेस थोड़ा सा थम जाता है या स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि नई मशीन को समझना, सीखना, ट्रेनिंग देना अपने एम्प्लॉयज़ को, फिर वो एम्प्लॉयज़ उससे काम करेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, उनकी डिमांड बदल गई। ओके, पॉलिटिकल फैक्टर्स इन द स्टेट, पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो मेड में रिस्क हो जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो रिस्क के फॉर्म में आती है। तो मेरे पास एक कंपटीटर है, याद करना किसी भी कंपटीटर को खुद से कम मत समझना। अगर आपको बिजनेस में 20 साल हो चुके हैं ना, और एक कंपटीटर आ रहा वाला है, ये तो छोटे सा क्या बिगाड़ेगा मेरा, बट भैया वो जो छोटा वाला बंदा आया होगा ना, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आया होगा, नई सोच लेके आया होगा, रिसर्च करके आया होगा, तो शायद जो चीज़ आपको नहीं पता कस्टमर को क्या चाहिए उसको ज़रूर पता होगा, तो वो आपके बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है। तो बिजनेस में रिस्क हमेशा लगता ही है। इट नेवर सेज कि भैया मुझे 25 साल हो गया, अभी तो मैं राजा बन गया, मुझे कोई नहीं हिला सकता है। नहीं, हिलाने वाला बंदा आपको हिला के रख देगा। तो बिजनेस इज कंप्लीटली अनसर्टन। ठीक है, अभी जो बिजनेस रिस्क होते हैं उसके पीछे के रीजंस क्या है, व्हाट आर द कॉजेज, क्यों होते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, तो चलो उसको डिटेल में अपन देख लेते हैं यहाँ पे ना। बेटा, फर्स्ट कॉज जो है बिजनेस रिस्क का, कॉज मतलब क्लियर हुआ ना, रीजन। ठीक है, बिजनेस रिस्क जो है मतलब बिजनेस में जो रिस्क होता है ना कि लॉस होगा या जो अनसर्टेनिटी है बिजनेस के अंदर, उसके पीछे रीजन क्या क्या होते हैं। ओके, व्हाट कुड बी द रीजंस, तो इन रीजंस को अपन कहते हैं कॉज। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो देखो, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती हैं, तो वो अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है हम बिज़नेस में टिक नहीं पाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल दूँ कि एक टाइम हुआ करता था जब ना नोकिया बहुत चलता था। ठीक है, सबने सुना होगा 3610 करके, तो नोकिया बहुत सा डिमांड में था। बट जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ठीक है, सब कुछ बदला, स्मार्टफोन्स आने लगे। तो जब स्मार्टफोन आया तो नोकिया कंपनी जो है वो जल्दी से स्मार्टफोन में शिफ्ट नहीं हुई। ठीक है, उसने अपना टेक्नोलॉजी चेंज नहीं किया, तो क्या हो गया, बिजनेस रिस्क में आ गया। ठीक है, कंपनी जो है वो चली नहीं बाद में, इसके लिए शट डाउन हुई, या तो जो भी है अभी उसका मार्केट वैल्यू उतना अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो जो है वो टाइम टू टाइम अपडेटेड होना चाहिए। तो अगर ये सब इक्विपमेंट्स आप ऐड करते जाते हो बिजनेस में, सर्विस चेंज करते जाते हो, तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। ओके, तो इसको अपन कहते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे देखो, टीचिंग फील्ड में भी कैसा होता था ना, पहले जो है वो चॉक और बोर्ड से होता था, फिर धीरे धीरे जो है वो भी टेक्नोलॉजी, कोविड के बाद सबको पता चला कि इस तरीके से हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, डिजिटल बोर्ड्स आ गए, तो चेंज हुआ। ठीक है, बदलाव आया। तो ये चीज़ें जो एडेप्ट करते जाएगा वो जल्दी से ग्रो कर सकता है या बिजनेस को सस्टेन कर सकता है। फिर आता है बेटा, दूसरा आता है सेकंड, थ्रेट टू द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जो अपने पास चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है ना, चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें थ्रेट क्या है कि भैया उसका सब्स्टिट्यूट अगर निकल जाता है ना, उसका सब्स्टिट्यूट निकल जाता है तो फिर लोग उसको ख़रीदना शुरू कर लेते हैं। तो दैट इज़ कंसिडर एज अ थ्रेट। जैसे कि बात करूँ मैं, बहुत पहले की बात है कि पहले सबने ऐसे देसी घी निकालते थे, खाते थे, देसी घी चाहिए। फिर डालडा घी आया। ठीक है, डालडा घी सस्ता घी होता था, लोगों को अच्छा घी तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब उस टाइम में किसी को आइडिया नहीं था कि लाइक फैट का लेवल क्या होता है, उसका हार्ट पे क्या असर पड़ेगा। दैट वाज अ डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो डालडा घी आया तो सबको डालडा घी लेना शुरू किया, देसी घी का जो डिमांड था वो कम हो गया। अभी हालांकि फिर से स्टार्ट हो गया है। बट एक बात है, ओके, जैसे आपने 10th में वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आता था कि वहाँ पे ना कॉपर के बर्तन बनाए जाते थे, या पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्टील इंडस्ट्री आई तो सब लोग स्टील के यूज़ करने लगे। अभी धीरे धीरे आपको पता है प्लास्टिक इंडस्ट्री डेवलप हो गई, तो अभी सबके घर में प्लास्टिक की चीज़ें आपको ज़्यादा दिखेंगी, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें, एक कोई चीज़ें बनती है और जो दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेती है ना, ये बहुत बड़ा खतरा होता है। ओके, तो इसके लिए जैसे कि प्लास्टिक का बैंड हो जाना, फॉर द एनवायरमेंटल फैक्टर इट इज़ गुड। ओके, बट अगर आप एक बिजनेस को लेकर चलो, आपकी एक इंडस्ट्री, आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप प्लास्टिक की पॉलीथीन बना रहे हो, प्लास्टिक की, और अगर बैंड हो जाता है प्लास्टिक या कम यूटिलाइज हो जाता है, तो आपकी चीज़ें बिकना बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आजकल देखो प्लास्टिक को छोड़कर सब ना वो पेपर बैग्स आ गए हैं, सब्स्टिट्यूट आ गया, आया समझ में। तो ये जब टेक्नोलॉजी में बदलता है या प्राइस कम ज़्यादा होती है, कस्टमर की डिमांड बदल जाती है, कोई भी ऐसे कुछ चीज़ें आती है, तो सब्स्टिट्यूशन जब आ जाता है तो वो भी खतरा होता है एग्जिस्टिंग चीज़ को की वैल्यू को कम करने का। एक टाइम पे इंक पेन बहुत चलती थी, फिर पता चला उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पानी गिर जाता है, फैल जाता है, ये वो उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या हो गया, बॉल पेन आ गया।
तो सब्स्टिट्यूट हुआ, क्या हुआ, इंक पेन की जगह भी लोग क्या यूज़ करें, बॉल पेन यूज़ करें, तो इंक पेन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें के अंदर सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, तो उसका भी बिजनेस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अगर आप जल्दी से सब्स्टिट्यूट चीज़ को अपना लेते हो तो बिजनेस सस्टेन कर लेगा, अगर नहीं करोगे तो बिजनेस में रिस्क बना रहेगा, बिजनेस फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर नेक्स्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन से मैंने अब भी आपको जैसे बताया कि मार्केट में नए नए कॉम्पिटिटर्स आते रहेंगे, ठीक है, नए नए लोग आते रहेंगे। दो हम बहुत ज़्यादा पुराने हों बट फिर भी लोगों का टेस्ट बदलता है, ट्रेंड बदलता है, डिमांड बदलता है, तो उन चीज़ों को लेकर कंपटीशन में भी आपको खड़े रहने के लिए उन सब चीज़ों को आपको उसका R&D करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि टू फाइट दिस कंपटीशन या मार्केट में पोजीशन बनाए रखने के लिए जो बिजनेसमैन है उसका एक तरीके का एक्सपेंस बढ़ जाता है, ठीक है। बिजनेस में मार्केटिंग करो, सेल्स प्राइस को रिड्यूस कर लो, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कम रखो, तो ये सब चीज़ें जो हो जाती है कंपटीशन में आ जाती है। फिर आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि एक बिज़नेस जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स के साथ बंधा हुआ होता है, ओके, अबाइड होता है। मतलब ये कि अगर आप एक इंडस्ट्री खोल रहे हो तो उसमें कितना पॉल्यूशन निकलना है वो गवर्नमेंट के रूल होते हैं कि इतना ही पॉल्यूशन हम एनवायरनमेंट में ही आप उसको रिलीज़ कर सकते हो ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस कर पाएंगे हम लोग, ओके। या तो फिर अगर आप कोई एम्प्लॉय रखते हो तो उसको मिनिमम उसका वेतन जो वेज है, जो सैलरी है वो इतना होना चाहिए, उससे कम करोगे तो आपके ऊपर केस ठोका जाएगा या वो इलीगल माना जाएगा, वॉटेवर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं तो भाई कंज्यूमर को कोई भी ख़राब चीज़ नहीं बेचनी है। अगर कोई कंज्यूमर खाते हुए बीमार हो गया है, मर गया, तो एलिगेशंस आएंगे एंड वो सब आएगा, तो इसको लेजिस्लेशन बोलते हैं। इसका मतलब कि बिजनेस जो है ना आप कर रहे हो ना, तो उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन भी साथ में लेके चलने होते हैं। फिर हम बात करते हैं अनसर्टेन डिमांड। ये चीज़ें अभी भी क्लियर हुई, ठीक है, कि डिमांड आए दिन, और स्पेशली आज के टाइम में तो ऐसा ना बेटा कि हर 2 दिन में डिमांड चेंज हो जाती है लोगों की, ठीक है, हर 2 दिन में ट्रेंड बदल जाता है। तो इसके लिए टेस्ट बदलना, डिमांड बदलना, कस्टमर का फैशन चेंज होना, आजकल फैशन की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, आए दिन नया फैशन आता है। तो इसके लिए जो दुकानदार है वो बेचारे परेशान है कि हम आके कितनी चीज़ें स्टोर करें, क्योंकि कैपिटल लगता है ना, ठीक है, और अगर उसके हिसाब से नहीं करते तो बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं। फिर आता है फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क मतलब कि मशीन ख़राब हो जाना तो उसका खर्चा आ गया, ठीक है, इक्विपमेंट चेंज करना, टेक्नोलॉजी को चेंज करना, उसका खर्चा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कुछ चीज़ों का डैमेज हो जाना, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे भी रिस्क फैक्टर में आते हैं। तो दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से बिजनेस का रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस कंप्लीट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी की, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट। यस, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, एम्प्लॉयमेंट को अगर सिंपल भाषा में बोलो, नौकरी करना, ठीक है, सीधी सी बात है। क्या होता है? नौकरी करना, उसको अपन कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, है ना। अब नौकरी का मतलब क्या होता है कि किसी के अंडर काम करना, ठीक है, एक बॉस है, उसके अंडर एक बंदा काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट फैक्टर में आ जाएगा। जिसकी फिक्स्ड सैलरी होती है या फिक्स उसका पगार होता है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि टीचर जो है वो स्कूल में काम करती है तो महीने के बाद उनको एक फिक्स सैलरी मिलती है, ओके। एक मैकेनिक जो है वो मशीन का काम करता है किसी गैरेज में तो उसको मिलेगा। एक इंजीनियर फैक्ट्री में काम करता है तो वो हो गया। तो बेसिकली कोई भी पर्सन, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन उसको जब जॉब देती है और से एम्प्लॉयमेंट देती है, तो वो जो पर्सन जिसको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, ओके, उसको एम्प्लॉई कहते हैं, सॉरी, इसको एम्प्लॉई कहते हैं, और जो जॉब देता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो टीचर जो है वो एक एम्प्लॉई कहलाएगी और स्कूल जो है वो एक एम्प्लॉयर कहलाएगा, ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है भैया कि भैया फिक्स सैलरी होती है, महीना ख़त्म हो गया, सैलरी आ गई, बात खत्म, ठीक है। तो एक फिक्स इंटरवल पे जो है आपको सैलरी दी जाती है, उसको अपन कहते हैं यहाँ पर लाइक ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है, ठीक है, फिक्स सैलरी, ओके, फिक्स सैलरी आ जाती है, एकदम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। उसके अलावा हम बात करते हैं तो इसमें एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे पेंशन मिलना, अलाउंस मिलना, अकोमोडेशन मिलना। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो मेडिकल अलाउंस देंगी, ओके। मेडिकल बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस भरवाती हैं, बहुत सारी कंपनियां PPF देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये एक एडिशनल फॉर्म आता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दैट इज़ अ प्री डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन। मतलब कि जो जॉब का नेचर है उसको लेकर आपको कुछ स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। एम्प्लॉयमेंट जो है बेटा एक डिपेंडेंट एक्टिविटी है, क्योंकि एम्प्लॉई जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एम्प्लॉयर के ऊपर, फॉर द सैलरी एंड ऑल दैट। तो डिपेंडेंट एक्टिविटी हो जाती है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों जो हैं बेटा
वो बाउंड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं बाय द रूल्स। उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिखना। कॉन्ट्रैक्ट होता है बॉन्ड साइन करना, कॉन्ट्रैक्ट होना। जैसे कि कोई भी एक एम्प्लॉई होगा ना, जब वो किसी कंपनी में जॉब के लिए रेडी होता है कि ठीक है आई एम गोइंग टू सर्व योर कंपनी, तो उसके साथ एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि 1 साल तो मिनिमम रुकना ही है, या 2 साल का, 5 साल का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एम्प्लॉय होता है तब तक, जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, तब तक उसको उसी कंपनी में काम करना पड़ता है। अगर उस बीच में कंपनी छोड़ देगा तो फिर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। चांसेस आर देयर, डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। उसके अलावा बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए। जैसे एक स्कूल टीचर है, ठीक है, उसने पढ़ाई वढ़ाई कर ली, बीएड की जो ट्रेनिंग ले ली, अब वो किसी भी स्कूल में जाएगी, काम करेगी, पैसा मिलेगा, तो उसको अपने घर से कोई पैसा नहीं डालना, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं होता है। तो ये एक थोड़ा सा मेजर फैक्टर होता है, जिसकी वजह से आजकल लोग जो है वो, क्योंकि बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ना, इसके लिए आजकल लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन द बिजनेस, ठीक है। कि मेहनत वहनत तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई पे खर्चा कर ही लिया, अब वो जो खर्चा किया है उसको निकालने का टाइम आ गया तो एम्प्लॉयमेंट पे चले जाओ, ठीक है। अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं है कुछ भी। जो एक टारगेट दिया जाता है, जस्ट फिनिश द टारगेट इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम आपको दिया गया उसमें आप फिनिश कर लो, बात खत्म हो गई, सैलरी मिल जाती है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो अब बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, आइए चेकआउट कर लेते हैं बच्चा। जैसे कि नेचर ऑफ वर्क, क्या आपको डिफरेंस बिटवीन आएगा एग्जाम के अंदर, याद से अच्छे से लर्न कर लेना, एटलीस्ट 5 तो लर्न कर ही लेना। तो नेचर ऑफ वर्क के अंदर बिजनेस क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करेगा इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। प्रोफेशन क्या होगा, प्रोफेशन जो है वो बेसिकली देखा जाए तो वो सर्विसेज देता है इन रिटर्न ऑफ द फीस, ठीक है। डॉक्टर जो है वो आपको ट्रीट करेगा, सर्विस देगा ट्रीटमेंट का, उसके बदले आपको फीस चार्ज करेगा। जो टीचर होंगी, ट्यूशन टीचर, कोचिंग क्लासेस, वो आपको सर्विस देंगी और फीस चार्ज करेंगी, ठीक है। तो उसमें फीस आती है, याद करना, प्रोफेशन के अंदर फीस आती है। और एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो रूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम मुंह धोए बिजनेस कर, दुकान में जाओ, खोलो और बिजनेस करो, तुमसे कोई पूछ नहीं आएगा कि तुम्हें बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। बीए पास हो, एमए पास हो या इंजीनियरिंग हो, कोई उसको कोई मतलब नहीं है। उनको जो चीज़ चाहिए तुम उसको बेच रहे हो। आज एक दूध वाले का दुकान होता है तो तुम जाकर उसे पूछ रहे हो कि तुमने कितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। भाई भैया 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 3 थैली दूध के लाओ, बात खत्म होगी, पैसे दिया, दैट्स इट, ठीक है। प्रोफेशन में यस क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए उसके अंदर, ओके। बट वैसे हम जब किसी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है डॉक्टर की, है ना। एमबीबीएस है, एमडीएस है, सर्जन है, क्या है। टीचर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो टीचर जो हमें पढ़ाएगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ओके। तो ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है। सेम एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, बट वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, लाइक जॉब का नेचर है। अगर एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब होगी तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भैया ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई उसको आनी चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए, मेल वेल भेजना आना चाहिए, तो दैट इज सिंपल ग्रेजुएशन काफ़ी है, ओके। तो डिपेंड करता है जॉब का नेचर कैसा होता है इन द एम्प्लॉयमेंट। रिवॉर्ड और रिटर्न, सीधी बात है, बिजनेस के लिए रिटर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन के लिए क्या होता है, फीस होता है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हो गया, सैलरी हो गया। कैपिटल, बिजनेस में ज़रूरी है कैपिटल, प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत है। लिमिटेड मतलब कि ठीक है, आज एक डॉक्टर होगा, एक क्लिनिक खोल के बैठेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्नीचर बना देगा और कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। जो दवाइयाँ वगैरह होती है वो तो उनको ऑलमोस्ट जैसे फ्री जैसी मिलती है, यहाँ थोड़ा पैसा खर्च करना होता है, ठीक है। एक लॉयर होगा, वो भी एक ऑफिस खोल के बैठेगा, बाहर लिख देगा एडवोकेट, क्लाइंट्स आएंगे उनकी डील करेगा, उसको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, लिमिटेशन है, ठीक है। 3-4 लाख में काम पच जाता है। एम्प्लॉयमेंट में तो कोई कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्या ही ज़रूरत है। रिस्क की बात करते हैं, यस बिजनेस में तो बहुत रिस्क होता है, इतनी हमने डिस्कशन कर ली। प्रोफेशन के अंदर रिस्क जो है वो लाइक रिस्क ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ सर्टन फीस, ठीक है। मतलब ये होता है कोई बोलेंगे ठीक है, ऐसे एजुकेशन फी में थोड़ा ज़्यादा होता है कि मैम हम थोड़े टाइम के बाद आपको पैसे दे देंगे, थोड़े टाइम, और ऐसे लोग पैसे खा जाते हैं, फीस खा जाते हैं, मेहनत करवा ले टीचर से, बेचारी से, ठीक है। बेचारा टीचर जो है बच्चे को मेहनत करेगा, अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, कुछ भी कर लेगा, उसके बाद अगर पेरेंट का कहीं कुछ मूड चेंज हो गया वॉटेवर, तो निकाल के चले जाएंगे और कहेंगे अब आपको फीस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रोफेशन में होता है, ठीक है। डॉक्टर्स के साथ भी होता है, लॉयर्स के साथ भी होता है, पता नहीं चलता आप लोगों को, बट ये चीज़ें होती है, अंदर अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर बात करते हैं रिस्क फैक्टर का एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो इतना नहीं होता है, क्योंकि एक फिक्स सैलरी होती है, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये तुमको महीना मिल रही है, तो दैट इज़ आपको मिल जाती है। हाँ, उसमें रिस्क क्या होता है कि भाई अगर आपने बिजनेस जो आपका बॉस है, अगर आपने उसकी बात नहीं मानी, लाइक टाइम पे नहीं पहुँचे तो सैलरी कटेगी, ठीक है, छुट्टियाँ ज़्यादा ली तो उसकी सैलरी कटे, तो वो वाला रिस्क हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। और उसके अलावा कुछ नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट,
यहाँ पर बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट आता है, वो आता है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करना होता है। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रोफेशन में आता है कि हर एक प्रोफेशनल जो बंदा है ना वो एसोसिएटेड होता है किसी न किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ, ठीक है। जैसे टीचर के पास लाइसेंस होगा पढ़ाने का, डॉक्टर के पास लाइसेंस होता है ऑपरेशन करने का, सीई के पास लाइसेंस होता है, ओके। तो ये सब लाइसेंस वाले होते हैं, मतलब कि इनके पास कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर वो कोई गलत काम कर लेते हैं तो उनसे उनका लाइसेंस छीन लिया जाता है और कुछ सालों के लिए शायद सस्पेंड भी किया जाता है, तो ये चीज़ भी रहती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, अगेन वो बॉस के द्वारा जो डिसाइड किए गए होते हैं। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। बिजनेस में यस ट्रांसफर ऑनरशिप होता है, ठीक है। जैसे पापा का बिजनेस है, वो अगर थोड़े लाइक बुढ़े जैसे हो जाएंगे तो अपने बच्चे को वहाँ बैठा देंगे, तो ऑनरशिप हो गया ना, बच्चा उस बिजनेस को संभाल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑनरशिप बहुत कम होता है, मुश्किल होता है देखा जाए तो। एक डॉक्टर ने अगर क्लिनिक खोल के रखा हुआ है तो अगर एक डॉक्टर वो क्लिनिक बंद कर लेता है तो उसकी जगह पे दूसरा डॉक्टर, मतलब उनकी जगह कोई और नहीं ले पाएगा, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपने काम किया आप चले गए, बात खत्म, उसके जगह दूसरा इंसान आएगा, आप अपने बच्चे को नहीं बैठा देते। ऑनरशिप मतलब कि आप अपने बच्चे को वहाँ पे नहीं, उस गद्दी पर नहीं बैठा सकते हो, ठीक है। वो चीज़ आती है। क्लियर हुआ बेटा? अच्छे समझ में आया ना इसको? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब कि व्यापार करना, ठीक है, याद करना। ट्रेड मतलब कि व्यापार करना, ठीक है। व्यापार धंधा है, पर धंधा है ये धंधा, ठीक है, व्यापार। तो ये जो धंधा होता है, जो व्यापार होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि आप लाइक दो इंसान, एक इंसान दूसरे को चीज़ बेच रहा है, उसके बदले वो इंसान दूसरे को पैसा देता है। तो दो इंसान के बीच में जो एक्सचेंज होता है पैसे का और चीज़ों का, उसको अपन कहते हैं ट्रेड, सिंपल शब्दों में। अब लोग मैम फिर बिजनेस क्या है? बिजनेस आपने ये तो समझाया था, ट्रेड इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन, ठीक है, ऐसा करके आता है। तो एक्चुअली 3 चीज़ें आती है, बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, ऐसे 3 चीज़ें आती हैं। तो अभी ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं, ठीक है। एक लाइक ट्रेड बिजनेस का ही पार्ट है, और क्या है ना, इस तरीके से ही है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज टू इधर गेन सम बेनिफिट और अर्न अ प्रॉफिट। यही सब चीज़ें अपन देखी हुई है। अगर आप बुक खरीदते हैं एक शॉपकीपर से, तो आपने उसको पैसे दिए, ओके, तो आपके और शॉपकीपर के बीच में क्या हुआ? ट्रेडिंग सिस्टम हुआ। सिमिलरली अगर आप बस की टिकट खरीद रहे हो, बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप बस से सर्विस ले रहे हो, ठीक है। आपको एक जगह पर दूसरी जगह पहुँचाने का सर्विस देगा बस, तो उसके बाद आपने को पैसे दिए, जो भी चार्ज बनता है 20 रुपये 25 रुपये। तो ये आपने क्या किया? यहाँ पर भी क्या हुआ? ट्रेडिंग हुआ। यहाँ पे सर्विस का ट्रेडिंग हुआ और शॉपकीपर के साथ गुड्स का ट्रेडिंग हुआ, ठीक है बेटा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? तो बड़ा सिंपल सी बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, तो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? इकोनॉमिक, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे 2 पार्टीज का होता है, लेन देन हुआ ना, एक खरीदार है और एक बेचने वाला है, ठीक है। तो एक बायर है और एक सेलर है। जो ट्रेड है वो जो एक्सचेंज होता है वो ट्रेड उसका बेस होता है। अगर कहीं पे कोई चीज़ एक्सचेंज हुई उसको तुम ट्रेड नहीं बोलोगे, ठीक है। तो आदान प्रदान जब तक नहीं होना तब तक वो ट्रेड नहीं कहा जाता, याद कर लेना। जैसे अगर हम बात करते हैं चैरिटी, तो चैरिटी में आपने गरीब लोगों को खाना खिलाया, बट आपको उसके बदले कुछ मिला क्या? नहीं मिला, तो ट्रेड नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहीं पे आपने ढाबा खोला और आप खाना खिला रहे हो, उसके बदले लोग आपको पैसे देके जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ ट्रेड। पॉइंट क्लियर हुई? ठीक है। द ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक पार्टी दूसरी पार्टी में चली गई। कैसे? देखो, जैसे मैंने एक शॉपकीपर के पास गई और उनसे मैंने बोला कि भैया जी मुझे पेन दीजिए, तो वो पेन उन्होंने मेरे को दी 20 रुपये की, ठीक है। जब तक मैंने उसको पैसे नहीं दिए तब तक वो पेन उनकी कहला रही थी, तो वो पेन शॉपकीपर की थी। जब मैंने पैसे दिए और पेन ली तो ये पेन मेरी हो गई, तो अब इसकी ऑनर कौन हो गई? मैं हो गई, ठीक है। आई ना बात समझ में? तो यहाँ पे ऑनरशिप का चेंज होता है। तो जैसे आप चीज़ें खरीद लेते हो फिर वो चीज़ आपकी बन जाती है, ठीक है। जिस मोबाइल में भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल एक शॉप पे था, ठीक है, तो तब उसका मालिक शॉपकीपर था, फिर आपने उसको पैसे दिए, आपने मोबाइल खरीदा, अब इसके मालिक कौन हो गए? आप हो गए, ठीक है। ऐसा होता है। तो यस, इट गिव्स द ऑनरशिप, वो चीज़ रहती है। यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज प्रोसेस होता है, या तो हम पैसे पे करने पड़ते हैं, बदले में गुड्स अपन सर्विसेज का होता है। ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, चलता रहता है। तो आपके घर के आस पास जितने दुकान है वो सारे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और तो क्या ही कर रहे हैं। ट्रेडिंग वर्ड आजकल बहुत चलता है, बट जो स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग होता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं कॉमर्स के बेस का ट्रेडिंग, ओके। एंड ये ट्रेड जो है वो बिल्कुल लीगल एक्टिविटी है, ठीक है। दुकान खोलना लीगल एक्टिविटी है, इस पर कोई भी एलिगेशंस नहीं लग सकते हैं। ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं बेटा? तो टाइप्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो 2 ट्रेड के टाइप्स होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। क्या बोला मैंने? इंटरनल और इंटरनेशनल। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या है? इंटरनल ट्रेड का सिंपल मतलब यह है कि दो स्टेट्स के बीच में या 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो लेन देन होता है दैट इज़ इंटरनल ट्रेड। मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो यह है कि कंट्री के अंदर अंदर आप जब माल बेच रहे हो, ठीक है, पैसे ले रहे हो, दैट इज़ इंटरनल ट्रेड। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल है
कि एक ट्रेडर है गुजरात का, उसने पंजाब से वुलन स्वेटर खरीदे, पंजाब से खरीदे और गुजरात में बेच रहे हैं ठंडियों के टाइम पे, तो ये हो गया इंटरनल ट्रेडिंग। पंजाब इंडिया में है, गुजरात इंडिया में है, दो स्टेट्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, चीज़ों का। गुजरात वाले ने स्वेटर खरीदे तो उसके बदले पंजाब वाले को पैसे दिए, तो दैट इज़ अ इंटरनल ट्रेड। ओके, एक सूरत का दुकानदार है जो पतंग बनाता है और वो पतंग बेच रहा है कहाँ पर, बड़ौदा में, तो ये भी क्या हो गया, इंटरनल ट्रेड, अंदर ही अंदर हुआ। तो एक स्टेट के अंदर भी जो होता है इसको इंटरनल कहेंगे, दो स्टेट्स के बीच में जो होता है वो इंटरनल। तो इन शॉर्ट एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितना भी ट्रेड हुआ दैट इज अ इंटरनल ट्रेड। ओके, इंटरनल ट्रेड में बेटा दो पर्सपेक्टिव होते हैं, याद कर लेना। दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इंटरनल ट्रेड में, एक रहेगा होलसेल ट्रेड और एक रहेगा रिटेल ट्रेड। ठीक है, होलसेल और रिटेल क्या है वही देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, होलसेल मतलब कि सीधी बात है, वो एक बंदा जिसने लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स खरीद के रखे होते हैं उसको हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है क्रिम्पटन, बहुत चलती है आजकल ना, क्रिम्पटन कंपनी है, ठीक है, वो पंखे बना रही है, तो एक होलसेलर ने उससे 500 पंखे खरीदे, तो इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट, 500 पंखे खरीदे। ठीक है, तो एक होलसेलर ट्रेडर है, ओके, उसने बेसिकली 500 इलेक्ट्रिक फैन खरीदे फ्रॉम अ कंपनी, फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैंने कंप्यूटर का नाम दे दिया। ओके, तो वो होलसेलर होगा। अब जो रिटेलर का जो दुकानदार होगा वो जाएगा होलसेलर के पास, वो 5, 10 या 50 यूनिट खरीद के आएगा पंखे की, तो वो हो गया रिटेलर। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिटेलर ट्रेड। बात समझ में आई? तो ये चीज़ याद करना, जो लार्ज क्वांटिटी में माल रखता है वो होलसेलर, जो कम क्वांटिटी में चीज़ें लेके आएगा वो क्या हो जाएगा, रिटेलर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, होलसेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का एक लिंक होता है। बट ऑब्वियसली देखो, जैसे क्रिम्पटन फैन बनाए, ठीक है, अब हमारे आसपास जो रिटेल दुकान है हम उनके पास जा रहे हैं कि भैया हम पंखा दिखाएं, क्योंकि हमको एक ही पंखा चाहिए या 2 पंखे चाहिए, तो हम उनके पास जा रहे हैं। ठीक है, 1-2 पंखे खरीदने के लिए हम कुछ होलसेलर के पास जाएंगे नहीं, तो उससे हम 1-2 पंखे खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रिटेलर। और उसके पास क्वांटिटी कितनी होगी, समझो 50 पंखे हैं, हमने उसमें 2 खरीदे। ठीक है, तो होलसेलर जो है वो क्या कर रहा है बेटा, वो लिंक ब्रिज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे अपन बात करते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ें बना रहा है, प्रोड्यूसर से चीज़ें खरीद रहा है होलसेलर बल्क में, इसको अपन कहते हैं ना बल्क में खरीदना। ओके, और फिर होलसेलर जो है वो ये चीज़ें किसको बेच रहा है, रिटेलर को। तो भी आप खुद देख लो, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ओके, रिटेल ट्रेड सिंपल सी बात है, कम क्वांटिटी के गुड्स खरीदे जाते हैं, और रिटेलर जो है वो किसको बेचता है, कस्टमर को बेचता है। ठीक है, अब कस्टमर जगह 50 पंखे रिटेलर लेके आया, पर कस्टमर को तो खाली 2 ही पंखे चाहिए, तो और क्वांटिटी कम हो गई। ओके, तो याद कर लेना, चेन कैसे चलती है, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर आप बोल दो से चीज़ें बिकती हैं होलसेलर को, होलसेलर से चीज़ें बिकेंगी किसको, रिटेलर को, और रिटेलर से चीज़ें किसके पास आएंगी, कस्टमर्स के पास आएंगी। ओके, समझो कि होलसेलर जो है वो 1000 यूनिट्स बना रहा है, उसमें से 500 यूनिट होलसेलर खरीद रहा है, प्रोड्यूसर ने 1000 बनाई, 500 होलसेलर खरीदी। ठीक है, इससे 100 जो है वो रिटेलर ने ले ली और कस्टमर ने खाली 2 ली, तो देखो क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या, देखो यार वर्ड समझ लो ना बेटा, इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो ट्रेडिंग जो हम लोग आउट ऑफ द कंट्री करते हैं उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो जापान की कोई कंपनी यहाँ पे अपना सामान बेच रही है इंडिया में, इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया अपनी कोई चीज़, जैसे हमारे में मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बाहर की कंट्री में बेच रही है, दैट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब 2 कंट्रीज़ के बीच में आदान प्रदान होता है चीज़ों का और पैसों का, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो द सर्विस गुड्स carried out between the 2 countries is called the international trade. ओके, तो जैसे जापान की एक कंपनी है, उसने टीवी बेची है इंडिया के अंदर। ओके, इंडिया का जो ट्रेडर है उसने केसर के मैंगो बेचे हैं अफ्रीका ट्रेडर के अंदर, अफ्रीकन के पास। ठीक है, तो कंट्री टू कंट्री। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में बताया 3 टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप के रहेंगे, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना और री एक्सपोर्ट करना। देखो अब इसका है ना, आपको बुक में डिटेल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, खाली आप टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किए हुए, तो वो मैंने आपको दे दिए। थोड़ा हल्का हल्का अपन बात कर लेते हैं। ओके, इंपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, बाहर कंट्री से अपनी कंट्री में चीज़ को मंगवाना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट करना। ठीक है, तो चीज़ें मंगवाना फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। ओके, ओन कंट्री, खुद की कंट्री से चीज़ें आना फ्रॉम द फॉरेन कंट्री।
ओके, उसको अपन कहेंगे इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि अपनी कंट्री से चीज़ें बाहर की तरफ दूसरी कंट्री में देना, ठीक है, उसको अपन क्या क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट करना। आई बात समझ में, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉरेन कंट्री ओन कंट्री को बोल रही आई, हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम अगर बाहर से कोई चीज़ मंगवाते तो इंपोर्ट, और हम बाहर करें तो एक्सपोर्ट। अब बाहर की कंट्री के लिए भी तो चीज़ लागू होगी, ठीक है, तो उनके लिए हम फॉरेन कंट्री हो गए, वो खुद की कंट्री हो गई, तो इसके लिए वो चीज़ याद करना। अब री एक्सपोर्ट क्या होता है? री एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि हम लोग एक फॉरेन कंट्री है, लेट्स से कंट्री ए, उसमें से हम लोगों ने अपनी कंट्री में चीज़ मंगवाई, ठीक है, अपनी खुद की कंट्री में अपन ने चीज़ मंगवाई, और उससे हम लोग दूसरी फॉरेन कंट्री में उसको बेच रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं री एक्सपोर्ट। आई बात समझ में? जैसे कि थाईलैंड से, ठीक है, थाईलैंड से मैंने कुछ गुड्स मंगवाए, ठीक है, तो थाईलैंड से जब मैंने चीज़ें मंगवाई, इंडिया के पोर्ट पे आई, अब वो चीज़ें जो है वो मैं बेच रही हूँ अफ़गानिस्तान में, समझो, ठीक है। तो क्या हो गया, थाईलैंड टू इंडिया, इंडिया टू अफ़गानिस्तान। तो जो मैंने चीज़ एक्सपोर्ट की, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, री एक्सपोर्ट करना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, री एक्सपोर्ट करना। तो फिर से अपन उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर कंट्री में बेच रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कॉमर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कॉमर्स का मतलब क्या है? देखो, कॉमर्स इज़ अ वाइडर फॉर्म ऑफ द ट्रेड, ठीक है, ट्रेड का वाइडर फॉर्म होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कॉमर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड द ऑक्सिलरी सर्विसेज दैट हेल्प ट्रेड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, मैं आपको सिंपल शब्द में बता दूँ कि जैसे कि मैं कहूँ, ठीक है, कि मैंने ना होलसेलर से 500 यूनिट खरीदे, ठीक है। अब वो 500 चीज़ें जब मैंने खरीदी मेरी दुकान के लिए, तो वो होलसेलर से मेरी दुकान की तरफ जो चीज़ें आएंगी उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ट्रांसपोर्टेशन आया, ठीक है, इंश्योरेंस आएगा उन चीज़ों का। फिर जिस दुकान पे मैं उन चीज़ों को रखूँगी, वो दुकान का मुझे रेंट देना पड़ेगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा लाइट का बिल खर्चा आएगा। उसके अलावा बात करती हूँ तो ये सब ट्रांजेक्शन के लिए बैंकिंग का सिस्टम आता है, ओके। कम्युनिकेशन आएगा, चीज़ों को स्टोर करने के लिए मुझे वेयर हाउस करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होगा कि शायद मुझे मिडल मैन रखना पड़ेगा टू बाय द थिंग्स, तो कमीशन देनी पड़ेगी मेरे को। तो ये सारी की सारी सर्विसेज को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज, ठीक है। तो चीज़ें खरीदने में और दुकान में रखा, उसके बीच में जो भी हमने सर्विसेज ली, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, बैंक आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ओके, उसके अलावा कमीशन देना पड़ जाएगा एजेंट को। तो ये सब की सबको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो ये सर्विसेज का पैसा काउंट करते हो, ठीक है, और उसके बाद तुम कस्टमर को जो चीज़ बेचते हो उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग। कस्टमर को तुमने बेचा, ट्रेडिंग हो गया, तो ये ट्रेडिंग प्लस सर्विसेज को अपन कहते हैं कॉमर्स, ठीक है बेटा। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। तो ये ट्रेड जो है वो कॉमर्स का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। कॉमर्स जो है वो अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कॉमर्स जो है वो ऑक्सिलरी सर्विस जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, उसको साथ में लेके चलती है, ओके। जैसे अपन बात करते हैं वारंटी देना, तो वारंटी भी एक ऑक्सिलरी सर्विस ही हुआ ना, और तो क्या हुआ, ठीक है। कॉमर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है विद द टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर आप सही जगह पर और सही समय पे चीज़ों को बेचते हो तो कॉमर्स बढ़ जाता है, मतलब कि ट्रेडिंग बढ़ जाती है, ओके। ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूस इन नेचर, ये डिमांड ओरिएंटेड होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम कहीं पे जाएंगे, हम बोलेंगे कि हमें मिक्सर खरीद रहे हैं, ठीक है, हमको बताओ कि इसमें वारंटी कितना है, 6 महीने के अंदर खराब हुई तो हम आपको रिटर्न कर लेंगे। तो ये डिमांड है, हमने डिमांड की, और हर एक चीज़ को लेकर हम कोई ना कोई तो कस्टमर डिमांड करता ही है, और वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे आफ्टर सेल सर्विस, आप गाड़ी लेते हो तो आपको 1 साल की फ्री सर्विस मिलती है, 2 साल की मिलती होगी जो भी है, ठीक है। तो वो सर्विस फ्री मिलना, गाड़ी AC वगैरह खरीदते हो उस पर सर्विस फ्री मिलना, तो दैट आर कंसिडर्ड एज ऑक्सिलरी सर्विसेज, और एक कंटिन्यूटी प्रोसेस चलता ही रहता है। ये जो सर्विसेज है ना, वो हमेशा कैसे होती है? रीजनेबल प्राइस पे दी जाती है, ओके। और ये बेसिकली कस्टमर्स को दी जाती है एट अ वेरी फेयर प्राइस, ठीक है, बहुत रीजनेबल, बहुत कम, ताकि अपन का बिजनेस टिक पाए, है ना, ओके। डिफरेंस देख लेते हैं बेटा ट्रेड और कॉमर्स के अंदर। तो क्या है डिफरेंस? तो जल्दी देख लेते हैं बेटा, बड़ा मस्त है। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ट्रेड क्या है? ट्रेड सिंपल चीज़ों का एक्सचेंज करना इन रिटर्न ऑफ मनी, ठीक है। कॉमर्स क्या है? ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विस का इंक्लूड होना। स्कोप इसका लिमिटेड है और ये वाइडर फॉर्म में होता है, ठीक है। कॉमर्स इज़ अ वेरी वाइडर फॉर्म, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों के साथ कॉन्टेक्ट में आते हो ना। देखो ट्रेड में क्या होता है ना, दुकानदार और कस्टमर, बात खत्म हो गई, 2 लोग, ठीक है। जबकि कॉमर्स में क्या हुआ? कॉमर्स में होलसेलर आ गया, ओके, चलो यहाँ कस्टमर, चलो नॉर्मल समझते हैं, कस्टमर आ गया, ठीक है, दुकानदार आ गया, उसके बीच की बैंकिंग सर्विस, ठीक है, तो बैंक के साथ जो डील करना होता है वो आ गया, ओके, कम्युनिकेशन आ गया,
उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस आ गया, तो इंश्योरेंस का आदमी अलग है, बैंकिंग का आदमी अलग है, कम्युनिकेशन का आदमी अलग है, सामान मंगवाने के ट्रांसपोर्टेशन का आदमी अलग है। तो हम बहुत सारे लोगों के बीच कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो जब आप बहुत सारे लोगों से डील करते हो कॉमर्स, जब आपने खाली एक से डील किया, सिर्फ कस्टमर से डील किया, दैट इज ट्रेडिंग। बहुत सिंपल भाषा में आपको ये चीज़ बता दी, ठीक है बेटा। ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है कि जो दोनों लोग हैं ना, दोनों पार्टीज है, वो एक दूसरे को हो सकता है कि जानते भी, और ये पॉसिबल है कि नज़दीक नज़दीक में रहते भी हो, ठीक है, नज़दीक नज़दीक का उनका होता होगा। कॉमर्स के अंदर बात करते हैं हम लोग, तो ये दोनों पार्टीज जो है वो लार्ज डिस्टेंस होता है, शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, पॉसिबल भी नहीं हो उनका जानना, ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं कॉमर्स। चलिए अब लास्ट टॉपिक बन जाता है इंडस्ट्रीज, देन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया हो अच्छे से। ना इंडस्ट्रीज़ क्या होता है बेटा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस्ड किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है यूज़फुल मटेरियल के अंदर। जैसे कि कॉटन है बेटा, कॉटन के पेड़ का मैं क्या करूँगी, मुझे थोड़ी कुछ पता है, हाँ, बट यहीं पे कॉटन का कपड़ा बना के देंगे मेरे को, तो मैं उस कपड़े में से अपने लिए सूट सिलवा सकती हूँ, ठीक है, शर्ट सिलवा सकते हैं। तो रॉ मटेरियल जो है उसको किस तरीके से प्रोसेस्ड करके यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट करने को अपन क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, जहाँ पे ह्यूमन की नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, जैसे कि चलो इन्होंने वही एग्जांपल दिया हुआ है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कॉटन को प्रोसेस करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी, समझो शर्ट है तो शर्ट जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करेगा और लोग उसको पहनेंगे, खरीदेंगे और उनकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल कि वुड तो है, अब वुड को फर्नीचर में तब्दील करना, ठीक है, मुझे बेंच चाहिए, मुझे चेयर चाहिए, तो मैं वुड खरीदने नहीं जाऊँगी, मैं चेयर और बेंच लेने ही जाऊँगी, तो वो आएगा इंडस्ट्री। तो जो लोग वुड के रॉ मटेरियल को चेयर में कन्वर्ट करके मुझे बेचेंगे, वो लोग क्या हो जाते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री में आता है। एक लेदर है और एक शू कंपनी जो है वो शू बना रही है लेदर में से, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द यस इंडस्ट्री। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया था, ठीक है। इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, सबसे पहली बात है अच्छाइयाँ क्या क्या है, क्या क्या खूबी है। तो इससे प्रोडक्शन होता है, इट्स ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर लेता है, यूटिलिटी मतलब उसके अंदर यूजफुलनेस ऐड कर लेता है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? ह्यूमन लेबर तो होगा ही होगा, बिना ह्यूमन लेबर तो काम चलने नहीं वाला, ठीक है। नेचुरल वेल्थ का मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना बेटा, वो नेचर के साथ काम करते हैं। वुड आया नेचर, लेदर आया नेचर, कॉटन आया नेचर, ठीक है, तो प्राइमरी नेचर से काम करते हैं ये। और नेचर के साथ मशीन, मतलब कि दोनों चीज़ें, नेचर भी लेके चलते हैं, टेक्नोलॉजी भी लेके चलते हैं, और तब जाके चीज़ें बनाते हैं। कौन सी चीज़ें? यूज़फुल चीज़ें, लोग उसको खरीद पाए और यूज़ कर पाए। इंडस्ट्रीज जो है ना बेटा 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री। तो याद करना, वो लोग जो लैंड, सी और एयर के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको अपन कहेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री लैंड के साथ कनेक्टेड हुआ, फिशिंग जो है वो सी के साथ कनेक्टेड हो गया, तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल। ओके, तो किसान जो हो गए वो किस इंडस्ट्री में आ गए? एग्जैक्टली प्राइमरी इंडस्ट्री में। जो मछुआरा है, जो मच्छी पकड़ता है, वो किस इंडस्ट्री में आ गया? बट ऑब्वियसली प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गया, ठीक है। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हुए, इन रॉ मटेरियल्स को एक अच्छे कंज्यूमेबल मटेरियल्स में कन्वर्ट करने की फैक्ट्री लगाई जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने कहा कि कॉटन तो उग गया, कॉटन उगाया किसने? फार्मर ने। अब उस कॉटन से शर्ट बनेगी, सूट बनेगा, सलवार कमीज बनेगी, यूजफुल चीज़ आ गई, तो वो किस में आ गई? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। समझो किसान ने बनाया, गेहूँ उगाया, अब उस गेहूँ में से आटा इज़ यूजफुल, ठीक है। और आजकल की टाइम तो इतना है ना कि किसी को समय नहीं है कि बैठ के आटा पिसवाने जाए या चक्की मशीन रखे, तो उनका भाई बनाया पैकेट आटा मिले, ठीक है। आशीर्वाद आटा हो गया, पिल्स चक्की आटा हो गया, तो क्या हुआ? जो ये पिल्स चक्की आटा और आशीर्वाद आटा बेचे वो कौन हो गए? परफेक्टली वो हो गए सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर लेते हैं यूजफुल मटेरियल के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी मतलब कि वो इंडस्ट्री जो इन चीज़ों को बेच रही है ना, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको हम कहेंगे टर्शरी इंडस्ट्री। जैसे कि देखो, वीट को उगाना प्राइमरी इंडस्ट्री, उसको आटे में कन्वर्ट करना सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब जो बेकरी वाला है उस आटे का यूज़ करके केक, बिस्किट, ठीक है, टोस्ट, इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर लेता है और कस्टमर को बेचता है, तो ये क्या हो गया? टर्शरी इंडस्ट्री। तो बेकरी वाला क्या हो जाएगा? टर्शरी इंडस्ट्री जाएगा, जो उसको और ज़्यादा यूजफुल तरीके से और मॉडिफाइड तरीके से बेचता है, ठीक है। और टर्शरी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर बेसिकली कस्टमर के साथ जो कॉन्टैक्ट में आती है, वो कौन सी इंडस्ट्रीज आती है बेटा? टर्शरी इंडस्ट्रीज आती है, याद कर लेना। हम खेरूत को नहीं जानते, जिन्होंने आशीर्वाद आटा बनाया हम उनको नहीं जानते, ठीक है, बट जिसने आशीर्वाद आटे से हमको रोटियां बना के दी, वो रोटियां हम खरीदने जा रहे हैं, या तो फिर वो हम
आटा जो आटा पैक कर रहा है, ये कर रहा है, वो भी दूसरी कंपनी का, ठीक है, तो हम उनको नहीं जानते हैं। तो हम जानेंगे दुकानदार को जिससे हम वो आटा खरीद रहे हैं, तो वो हो गया टर्शरी वाला, ठीक है। तो डेयरी इंडस्ट्री आ गया, बेवरेजेस इंडस्ट्री आ गया, बेकरीज आ गई, सारी सारी किसी होती है, टर्शरी होती है, ठीक है। दूध निकाला जाता है फ्रॉम द एनिमल्स बाय द लाइक फार्मर समझ लो, ठीक है। फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसमें से हमें पनीर चीज़ वगैरह दी जाएगी, आइसक्रीम बनाया जाएगा, तो आइसक्रीम वगैरह टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। दूध बेच रहे हैं क्लीन करके, दैट इज़ द सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है बेटा, आया समझ में ये। तो इस तरीके से जो है वो इंडस्ट्रीज डिवाइड हो जाती हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ओसी फिनिश कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। इको का भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अकाउंट्स का एक पार्ट थोड़ा सा बाकी है, तो उसके बाद अकाउंट्स भी क्लियर हो जाएगा। अकाउंट्स के शायद मैंने 2-3 पार्ट डाल दिए, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। अब मुझे सिर्फ स्टेट्स स्टार्ट करना है, बस अब मैं जल्दी से स्टेट भी स्टार्ट कर लूँगी और सब सब्जेक्ट्स मीनवाइल मैं आपके साथ कैरी ऑन करती जाऊँगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, बिकॉज दिस इज़ द एक्सक्लूसिव चैनल ऑफ द गुजरात बोर्ड, जहाँ पे आपको सारे गुजरात बोर्ड के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। कोई आलतू फालतू बकवास नहीं, ठीक है, सीधी सीधी बात है, सीधे आपको समझा रही हूँ मैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और मैं आपको यहाँ पे पूरी सर्विस प्रोवाइड करूँगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।